क्या 1857 की क्रांति सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था या आज़ादी की पहली महाजंग? चलिए आज इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। बिल्कुल, और ये बहुत ही रोमांचक विषय है। हाँ, आज की इस गहन चर्चा का विषय आधुनिक भारत का वो निर्णायक मोड़ है जिसे ब्रिटिश सत्ता को मिली पहली सबसे बड़ी चुनौती कहा जाता है, या जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। सही कहा। हम अक्सर इस विषय पर स्कूल की किताबों में पढ़ते आए हैं, है ना? लेकिन आज हमारा उद्देश्य सिर्फ वो पुरानी तारीखों को दोहराना नहीं है। मतलब आज हम घटनाओं के पार जाएंगे। एकदम। आज हम उन रणनीतियों, उस मनोविज्ञान और उन जमीनी हकीकतों का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने एक सदी से मजबूती से जमे हुए ब्रिटिश साम्राज्य को लगभग उखाड़ी फेंका था। नीतियों पर नजर जाती है जिन्होंने इसका आधार तैयार किया, जैसे लॉर्ड डलहौजी की नीतियां। हाँ, वही। हम सब ने डलहौजी की हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में सुना है। सतह पर देखने से तो ये सिर्फ एक कानूनी या प्रशासनिक पेच लगता है, जहां अंग्रेज बिना उत्तराधिकारी वाले राज्यों को अपने कब्जे में ले रहे थे। वही तो। लेकिन क्या इस नीति का प्रभाव सिर्फ जमीन हड़पने तक सीमित था या इसके पीछे कोई गहरा सांस्कृतिक आघात भी छिपा था? मैं देखना ना एक बड़ी भूल होगी। कैसे? क्योंकि भारतीय परंपराओं और हिंदू मान्यताओं में किसी शासक या व्यक्ति द्वारा पुत्र गोद लेना केवल संपत्ति के हस्तांतरण का मामला नहीं होता है। हाँ, उसका एक धार्मिक महत्व भी होता है। बिल्कुल। माना जाता है कि मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार और पिंडदान के लिए पुत्र का होना आवश्यक है। हो, यानी जब डलहौजी ने इस पारंपरिक अधिकार को अमान्य घोषित कर दिया तो उसने केवल एक राजा की गद्दी नहीं छीनी, बल्कि उनकी धार्मिक आस्था और उनके सामाजिक ढांचे पर सीधा प्रहार किया। ये तो बहुत बड़ा अपमान था। और इससे अभिजात वर्ग में ये संदेश गया कि ब्रिटिश राज उनके धर्म और उनकी सदियों पुरानी परंपराओं को मिटाने पर तुला है। और इसके साथ ही मुगलों की स्थिति को देखिए। दिल्ली में लाल किले वाले बादशाह, हाँ, लाल किले में बैठे मुगल बादशाह से भले ही वास्तविक सत्ता छिन चुकी थी, लेकिन पूरे उपमहाद्वीप में उनके नाम का सिक्का और प्रतीकात्मक सम्मान तो कायम था। और अंग्रेजों ने वो भी छीनना शुरू कर दिया था। हाँ, बिल्कुल। अंग्रेजों द्वारा बादशाह के सम्मान में लगातार कटौती की जा रही थी और उनके बाद मुगल पदवी को ही समाप्त करने की घोषणा ने उस समय के संभ्रांत वर्ग के मन में भारी रोष पैदा कर दिया था। यानी सत्ता और धर्म दोनों को एक साथ चुनौती दी जा रही थी। और यही वो बारूद था जो धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा था। लेकिन उस बारूद को फटने के लिए जिस तात्कालिक चिंगारी की जरूरत थी वो सेना के भीतर से आई, चर्बी वाले कारतूस के रूप में। हाँ, ये सबसे बड़ा तात्कालिक कारण बना। हम जानते हैं कि एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी की बात फैली थी, लेकिन अगर हम उस समय के सैन्य ढांचे को समझें तो ऐसा क्या था इस नई राइफल में जिसने सैनिकों के बीच इतना बड़ा खौफ पैदा कर दिया? इसे समझने के लिए हमें उस समय की राइफल तकनीक को देखना होगा। और जो पुरानी ब्राउन बेस बंदूकें थीं, उनकी जगह? हाँ, उनकी जगह नई पैटर्न 1853 एनफील्ड राइफल लाई गई थी। इसमें इस्तेमाल होने वाला कारतूस एक भारी कागज में लिपटा होता था। और उस कागज के अंदर बारूद और गोली दोनों होते थे? बिल्कुल। राइफल को लोड करने के लिए सिपाही को उस कागज के ऊपरी हिस्से को अपने दांतों से काटना पड़ता था ताकि बारूद को नली में डाला जा सके। दांतों से काटना? हाँ, और कारतूस को नमी से बचाने और नली में आसानी से सरकाने के लिए उस कागज पर भारी मात्रा में ग्रीस या चर्बी का लेप लगाया जाता था। ओहो, अब समझ में आया। जब ये खबर फैली कि ये ग्रीस गाय और सुअर की चर्बी से बना है, तो ये सैनिकों के लिए सिर्फ एक अफवाह नहीं, बल्कि उनके धर्म के भ्रष्ट होने का एक शारीरिक प्रमाण बन गया। एक हिंदू सिपाही के लिए गाय की चर्बी मुंह में लगाना उसके लिए अपना धर्म और जाति खो देने के बराबर था, और एक मुस्लिम सिपाही के लिए सुअर की चर्बी का स्पर्श हराम था। तो अंग्रेजों की प्रशासनिक लापरवाही ने उन्हें एक ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया जहां सिपाही को अपनी नौकरी और अपनी आत्मा में से किसी एक को चुनना था। एकदम सही। ये तो सीधे तौर पर एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक संकट था। और इसी दबाव का पहला बड़ा विस्फोट हमें 29 मार्च 1857 को बंगाल की बैरकपुर छावनी में देखने को मिला। मंगल पांडे का विद्रोह। हाँ, मंगल पांडे ने जो किया वो सिर्फ एक सैनिक की बगावत नहीं थी, वो इस पूरे मनोवैज्ञानिक दबाव का एक हिंसक प्रकटीकरण था। और उसके बाद जो हुआ, उसने आग में घी डालने का काम किया। वही तो मैं पूछने वाला था। मंगल पांडे की इस बगावत के बाद अंग्रेजों ने जो प्रतिक्रिया दी, उन्हें आनन फानन में फांसी देना, क्या वो अंग्रेजों की एक बड़ी रणनीतिक भूल नहीं थी? निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी भूल थी। ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों को लगा
कि अगर वे मंगल पांडे को सार्वजनिक रूप से फांसी दे देंगे तो ये बाकी सेना के लिए कड़ा सबक होगा। डर पैदा करने का उनका पुराना तरीका। हाँ, लेकिन उन्होंने 1857 के उस विशिष्ट माहौल को पढ़ने में भारी गलती की। मंगल पांडे की फांसी ने कोई डर पैदा नहीं किया, बल्कि इसने एक शहीद को जन्म दे दिया। सिपाही अब ये मान चुके थे कि उनके धर्म पर सीधा हमला हो रहा है। और मंगल पांडे उस धर्म की रक्षा करते हुए मारे गए हैं। इस एक घटना ने उस अदृश्य धागे को काट दिया जो भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश क्राउन की वफादारी से बांधे हुए था। यानी बैरकपुर की उस घटना के बाद जो एक खामोशी छाई, वो दरअसल आने वाले एक बहुत बड़े तूफान से पहले की शांति थी। और वो तूफान जल्द ही आ गया। यहाँ कहानी वास्तव में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि बैरकपुर से निकली वो चिंगारी कुछ ही हफ्तों में एक भयंकर दावानल में बदल गई। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में क्रांति का वास्तविक रूप सामने आया, जहां बाकायदा संगठित रूप से विद्रोह हुआ। मारो फिरंगी को के नारों के साथ सैनिकों ने जेलें तोड़ दी, अपने साथियों को छुड़ाया और एक सीधा ऐलाने जंग कर दिया। लेकिन मेरठ में विद्रोह करने के बाद ये सैनिक वहीं रुके नहीं, उन्होंने सीधे दिल्ली की ओर कूच किया। रातों रात वो दिल्ली निकल गए। ये दिल्ली की तरफ जाने का निर्णय कितना रणनीतिक था। दिल्ली जाने का निर्णय ना इस पूरे विद्रोह का सबसे शानदार रणनीतिक कदम था। ऐसा क्यों? विद्रोही सैनिक ये बहुत अच्छी तरह जानते थे कि अगर वे सिर्फ मेरठ में बैठे रहे तो वे केवल बागी कहलाएंगे, जिन्हें जल्द ही कुचल दिया जाएगा। उन्हें एक पहचान की जरूरत थी। हाँ, किसी भी क्रांति को वैधता की आवश्यकता होती है, जिसे लेजिटिमेसी कहते हैं। और 1857 के भारत में राजनीतिक वैधता का एकमात्र सार्वभौमिक प्रतीक दिल्ली का लाल किला और मुगल तख्त था। भले ही अंग्रेजों का राज था, लेकिन जनता के मन में संप्रभुता अभी भी मुगलों के साथ जुड़ी थी। बिल्कुल। जब 11 मई की सुबह मेरठ के सिपाही दिल्ली पहुंचे और उन्होंने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया, उन्हें शहंशाह हिंद का ताज पहना दिया, तो उन्होंने रातों रात एक सैनिक विद्रोह को एक राष्ट्रीय संप्रभुता की लड़ाई में बदल दिया। अब वो बागी नहीं थे, वो मुगल सम्राट की सेना थे जो विदेशी हमलावरों से लड़ रहे थे। एक बहुत ही गहरा नजरिया है। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक सवाल उठता है। बहादुर शाह जफर उस समय 82 वर्ष के थे और वे मुख्य रूप से एक कवि थे। हाँ, कोई सैन्य रणनीतिकार तो वो थे नहीं। ऐसे में इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैले और अलग अलग टुकड़ियों में बटे इस विशाल विद्रोह को दिल्ली से दिशा कौन दे रहा था? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि तकनीकी रूप से भले ही जफर क्रांति के सर्वोच्च नेता थे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। असली कमान किसी और के हाथ में थी। जी, दिल्ली में सेना का वास्तविक नेतृत्व और इस पूरे बिखरे हुए विद्रोह को संगठित करने का भारी प्रयास एक अन्य व्यक्ति कर रहा था, बरेली के प्रमुख सैन्य अधिकारी बख्त खान। बख्त खान? हाँ, बख्त खान ने अपने साथ हजारों सैनिकों को लेकर दिल्ली में प्रवेश किया और कमान संभाली। उन्होंने दिल्ली में एक प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया जिसे उन्होंने जलसा या कोर्ट का नाम दिया। अच्छा, मतलब एक पूरा सिस्टम बनाया। बिल्कुल। इसमें सेना के विभिन्न अंगों और नागरिकों के प्रतिनिधि शामिल थे। ये दिखाता है कि विद्रोही केवल अंधाधुंध लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। वो अंग्रेजों के प्रशासनिक ढांचे के समानांतर अपना एक व्यवस्थित प्रशासन खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। और बख्त खान का नेतृत्व ही था जिसने दिल्ली को कई महीनों तक अंग्रेजों के भारी हमलों के खिलाफ टिके रहने की ताकत दी। और ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि ये महाविद्रोह केवल दिल्ली या मेरठ तक सीमित नहीं रहा। इसके बाद तो जैसे पूरे उत्तर और मध्य भारत में आग लग गई। कई नए केंद्र बन गए थे। कई ऐसे महान नायक उभर कर सामने आए जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। अगर हम कानपुर की बात करें तो वहां नाना साहब का नाम सबसे ऊपर आता है, जो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और उनकी पेंशन अंग्रेजों ने बंद कर दी थी। लेकिन कानपुर में उन्होंने जो मोर्चा खोला उसमें उनके सेनापति तात्या टोपे की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, जिनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। हाँ, तात्या टोपे आखिर सैन्य रणनीति के मामले में इतने प्रभावी कैसे साबित हुए? तात्या टोपे की युद्ध शैली ना 1857 की क्रांति में बिल्कुल अद्वितीय थी। वे पारंपरिक आमने सामने की लड़ाई की कमजोरियों को समझते थे, जहां अंग्रेजों के पास बेहतर तोपें और अनुशासन था। इसलिए तात्या टोपे ने गुरिल्ला युद्ध नीति या छापामार युद्ध का सहारा लिया। उनकी रणनीति गति और अचूकता पर निर्भर थी, मतलब तेजी से हमला करना और निकल जाना। हाँ, वे भारी तोपखाने साथ लेकर नहीं चलते थे, बल्कि घुड़सवारों की तेज टुकड़ियों के साथ ब्रिटिश सप्लाई लाइन पर हमला करते, अंग्रेजों के संचार को काटते और फिर तेजी से घने जंगलों में गायब हो जाते। जब ब्रिटिश सेनाएं एक दिशा में उनका पीछा कर रही होती तो वे अचानक दूसरी दिशा में किसी छावनी पर हमला कर देते। कमाल है।
उनकी इस छापामार रणनीति ने ब्रिटिश जनरलों को महीनों तक पूरे मध्य भारत में दौड़ाए रखा। ये वाकई एक मास्टर क्लास है कि कैसे कम संसाधनों के साथ भी एक बड़ी ताकत को उलझाया जा सकता है। अब कानपुर से आगे बढ़कर अगर हम अवध की तरफ जाएं, तो वहां विद्रोह का स्वरूप थोड़ा अलग नजर आता है। अवध यानी लखनऊ का क्षेत्र। हाँ, वहां कमान अवध की शासिका बेगम हजरत महल के हाथों में थी। अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़पा था। लेकिन क्या अवध का विद्रोह सिर्फ बेगम की सत्ता छीनने की वजह से हुआ था, या वहां के आम लोगों का भी कोई जुड़ाव था? अवध इस पूरी क्रांति का सबसे बड़ा और सबसे खूनी केंद्र था, और इसकी वजह बहुत गहरी थी। जमीनी स्तर पर भी असंतोष था। बहुत ज्यादा। जब लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय किया, तो उसने केवल नवाब को नहीं हटाया, बल्कि उसने पूरे अवध की सामाजिक और आर्थिक संरचना को तबाह कर दिया। अंग्रेजों ने अवध की पुरानी सेना को भंग कर दिया था ना? हाँ, जिससे हजारों सैनिक रातों रात बेरोजगार हो गए। इसके बाद अंग्रेजों ने वहां के तालुकेदारों और जमींदारों की जमीनें छीन ली और आम किसानों पर भारी टैक्स लगा दिया। और बंगाल आर्मी का भी तो एक कनेक्शन था। बिल्कुल। बंगाल आर्मी, जिसने विद्रोह की शुरुआत की थी, उसके लगभग 60% सिपाही अवध के ही रहने वाले थे। आप रे, 60%? जब इन सिपाहियों ने देखा कि उनके अपने घर, उनके परिवार ब्रिटिश नीतियों के कारण भूख और गरीबी का शिकार हो रहे हैं, तो उनका गुस्सा चरम पर पहुंच गया। इसलिए जब बेगम हजरत महल ने अपने युवा पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित करके कमान संभाली, तो उन्हें केवल सैनिकों का ही नहीं, बल्कि किसानों, जमींदारों और आम जनता का भी पूरा समर्थन मिला। अवध में ये वास्तव में एक व्यापक जन विद्रोह बन गया था। बेगम हजरत महल ने जिस तरह से महीनों तक लखनऊ रेजिडेंसी को घेरे रखा और युद्ध का संचालन किया, वो उनके असाधारण नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। अदम्य साहस था उनका, और साहस और नेतृत्व की बात हो और रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र ना हो, ये तो असंभव है। झांसी की रानी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये वाक्य केवल एक घोषणा नहीं, बल्कि प्रतिरोध का एक अमर प्रतीक बन गया है। रानी लक्ष्मीबाई का अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव के हकों के लिए लड़ना और पुरुष वेश धारण करके युद्ध के मैदान में उतरना हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। उनका सैन्य सफर बहुत ही प्रेरणादायक रहा है। लेकिन अगर हम रणनीतिक नजरिए से देखें, तो तात्या तोपे के साथ उनका जो गठबंधन हुआ और ग्वालियर के किले पर उनका जो कब्जा था, वो कितना महत्वपूर्ण था? वो 1857 के विद्रोह का शायद सबसे नाटकीय और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मोड़ था। जब झांसी हाथ से निकल गई, तो लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक नई योजना बनाई। उन्होंने और तात्या तोपे ने मिलकर एक अत्यंत दुस्साहसिक योजना बनाई ग्वालियर पर हमला करने की। ग्वालियर उत्तर और मध्य भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी था। और वहां का शासक सिंधिया तो अंग्रेजों का समर्थक था। हाँ, लेकिन जब रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की सेनाएं ग्वालियर पहुंची, तो सिंधिया की अपनी ही सेना ने विद्रोह कर दिया और वे लक्ष्मीबाई के साथ जा मिले। ये तो अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा झटका रहा होगा। बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक झटका। अगर विद्रोही लंबे समय तक ग्वालियर के उस अभेद्य किले को अपने पास रख पाते, तो दक्षिण भारत तक इस विद्रोह के फैलने का खतरा पैदा हो जाता। और इसी खतरे को भांपते हुए अंग्रेज जनरल ह्यूरोज ने अपनी पूरी ताकत ग्वालियर पर झोंक दी। और अंततः एक अत्यंत भीषण युद्ध में अग्रिम मोर्चे पर लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने वीरगति प्राप्त की। खुद जनरल ह्यूरोज, जो उनका दुश्मन था, उसने उनके साहस को देखकर कहा था कि यहाँ सोई हुई इस महिला में विद्रोहियों के बीच एक मर्द था। दुश्मन से इस तरह की प्रशंसा मिलना कोई छोटी बात नहीं है। ये उनके सैन्य कौशल को मिला एक सर्वोच्च प्रमाण है। बिल्कुल। और शौर्य की ये भावना किसी उम्र की भी मोहताज नहीं थी। अगर हम बिहार के जगदीशपुर की ओर देखें, तो वहां एक 80 वर्षीय जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने जो किया, वो हैरान करने वाला है। 80 साल की उम्र में वो मैदान में उतरे। हमें अक्सर इतिहास में युवा क्रांतिकारियों की कहानियां मिलती हैं, लेकिन इस विद्रोह में 80 साल के एक बुजुर्ग ने सर्वाधिक विजय प्राप्त की। ये कैसे संभव हुआ? उनकी रणनीति क्या थी? कुंवर सिंह का अभियान इस बात का प्रमाण है कि युद्ध केवल शारीरिक बल से नहीं, बल्कि अनुभव और दिमाग से जीता जाता है। 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी रणनीतिक समझ अचूक थी। उन्होंने कभी भी अंग्रेजों को अपनी शर्तों पर लड़ने का मौका नहीं दिया। वो जानते थे कि उनकी ताकत नदियों के किनारे और घने जंगलों में है। उन्होंने नावों के एक विशाल नेटवर्क का इस्तेमाल किया, जिससे वे अपनी सेना को तेजी से गंगा और सोन नदियों के पार ले जाते थे और अंग्रेजों को चकमा देते थे। उन्होंने लगातार उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच एक लंबा अभियान चलाया। और वो घटना
जब उनके हाथ में गोली लगी हाँ, थी। युद्ध के दौरान जब एक तोप का गोला उनकी बाह पर लगा तो संक्रमण फैलने से रोकने के लिए उस बुजुर्ग ने अपनी ही तलवार से अपना हाथ काटकर गंगा मैया को समर्पित कर दिया और एक हाथ से लड़ते रहे। रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है ये अपनी माटी के प्रति समर्पण का वो चरम था जिसने अंग्रेजों की तोपों को भी बोना साबित कर दिया। उनका जज्बा अतुलनीय था। और इसी तरह का एक और जबरदस्त प्रतिरोध हमें फैजाबाद में देखने को मिला। मौलवी अहमदुल्ला, ये एक ऐसे नेता थे जिन्होंने न केवल तलवार से बल्कि अपनी विचारधारा से अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। मौलवी अहमदुल्ला शाह को 1857 के विद्रोह का सबसे बेहतरीन रणनीतिकार और अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन माना जा सकता है। उनकी ताकत, उनका जनसंपर्क और उनकी वैचारिक स्पष्टता थी। उन्होंने इस लड़ाई को सिर्फ एक राजनीतिक संघर्ष नहीं बल्कि विदेशी दमनकारियों के खिलाफ जिहाद घोषित किया। उनकी भाषा इतनी प्रभावशाली थी कि हजारों लोग उनके पीछे चलने लगे। वे इतने खतरनाक माने गए कि उस जमाने में अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने या मारने के लिए 50,000 रुपए का इनाम रखा था। कल्पना कीजिए 1857 में 50,000 रुपए एक पूरी रियासत की आमदनी के बराबर हुआ करता था। वे छापामार युद्ध में भी इतने माहिर थे कि कई ब्रिटिश कमांडरों को उन्होंने धूल चटा दी। इन तमाम प्रमुख चेहरों के अलावा भी इस महाजंग में बहुत से ऐसे लोग थे जो अलग अलग केंद्रों से लड़ रहे थे। जैसे बरेली में खान बहादुर खान, हाँ, इलाहाबाद में लियाकत अली और फतेहपुर में अजीमुल्ला, ये सभी अपने अपने क्षेत्रों में ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए जी जान लगा रहे थे। और इन सबका योगदान बहुत अहम है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल मेरे दिमाग में आता है। हम एक ऐसे युग की बात कर रहे हैं जहाँ कोई आधुनिक संचार के साधन नहीं थे, सड़कों का नेटवर्क भी उतना मजबूत नहीं था। सही बात है। ऐसे में इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और मध्य भारत तक इस बगावत का संदेश एक साथ कैसे फैला? क्या वो कमल और रोटी वाली बात सच में एक गुप्त संदेश का हिस्सा थी या ये बाद में बनाई गई सिर्फ एक रोमांटिक कहानी है? ये इतिहास के सबसे दिलचस्प और थोड़े विवादास्पद पहलुओं में से एक है। कमल और रोटी का प्रतीक कोई मिथक नहीं है, इसके स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद हैं। अच्छा, तो ये सच में हुआ था? हाँ, विद्रोह से ठीक पहले के महीनों में उत्तर भारत के गांवों में अचानक से रोटियां बंटने लगी थीं। एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव जाता, रोटियां देता और कहता कि और रोटियां बनाकर आगे भेजो। और सैन्य छावनियों में? वहां कमल के फूल एक सिपाही से दूसरे सिपाही के हाथों में घूमने लगे। अब सवाल यह है कि क्या यह कोई बहुत जटिल मिलिट्री कोड था? शायद नहीं, क्योंकि इसके साथ कोई लिखित संदेश नहीं होता था। बिल्कुल, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत गहरा था। ये रोटियों का नेटवर्क बिना किसी शोर शराबे के लोगों को ये एहसास दिला रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं। इसने अंग्रेजों के मन में एक गहरा खौफ पैदा कर दिया। अंग्रेज अधिकारी इन रोटियों को पकड़ते थे, इनकी जांच करते थे, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता था। ये एक तरह का मौन और मनोवैज्ञानिक युद्ध था जिसने लोगों को एक अदृश्य नेटवर्क से जोड़ दिया और विद्रोह के लिए एक सामूहिक चेतना तैयार की। तो इस सब का क्या अर्थ निकलता है? हमारे पास इतने सारे महान नेता थे। कुंवर सिंह जैसी अदम्य इच्छा शक्ति थी, तात्या टोपे की शानदार गुरिल्ला रणनीति थी, बेगम हजरत महल का जन समर्थन था और कमल रोटी जैसा एक विशाल जन नेटवर्क था। सब कुछ था। फिर भी यह सवाल तो उठता ही है कि इतनी बड़ी क्रांति अंततः सफल क्यों नहीं हो पाई? अंग्रेजों ने इस महाविद्रोह को कुचलने में कैसे सफलता पाई? किसी भी ऐतिहासिक घटना का विश्लेषण करते समय हमें जज्बातों से हटकर कठोर तथ्यों को देखना होता है। अगर हम इस विद्रोह की असफलता के कारणों को खंगालें तो दो सबसे बड़ी वजह सामने आती हैं। संगठन के स्तर पर बिखराव और तकनीक की कमी। हाँ, संगठन और संसाधनों की गहरी खाई। सबसे पहले संगठन की बात करते हैं। विद्रोहियों के पास साहस की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके पास एक समान अखिल भारतीय उद्देश्य की कमी थी। सबका अपना अपना लक्ष्य था। नाना साहब अपनी रुकी हुई पेंशन के लिए लड़ रहे थे, रानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी को बचाने के लिए लड़ रही थीं, अवध के जमींदार अपनी छीनी गई जमीनों के लिए लड़ रहे थे। एक आधुनिक राष्ट्रवाद या भारत को एक अखंड संप्रभु देश बनाने का विचार उस समय तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। इसके अलावा विद्रोह अपने तय समय से पहले ही भड़क उठा था, जिसके कारण कोई केंद्रीय कमान या आपसी तालमेल नहीं बन पाया। मद्रास, बंबई और पंजाब जैसे बड़े हिस्से तो इस विद्रोह से लगभग अछूते ही रहे और कई भारतीय राजाओं ने तो खुलकर अंग्रेजों की सैन्य मदद भी की। और अगर हम संसाधन और तकनीक की बात करें तो वहां तो खाई बहुत ही स्पष्ट थी। बिल्कुल, यही वो जगह थी जहां अंग्रेजों ने वास्तव में युद्ध जीता।
भारतीय विद्रोही ज्यादातर अपने पुराने पारंपरिक हथियारों, तलवार, भाले और पुरानी बंदूकों से लड़ रहे थे। दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास अत्याधुनिक एनफील्ड राइफलें थीं, जिनकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा थी। लेकिन जिस चीज ने सबसे बड़ा अंतर पैदा किया वो कोई बंदूक नहीं थी, वो था टेलीग्राफ और रेलवे। संचार व्यवस्था। अंग्रेजों ने संचार और यातायात पर पूरा नियंत्रण कर रखा था। मान लीजिए किसी इलाके में विद्रोहियों ने हमला किया। विद्रोही घोड़ों पर संदेश भेजते थे, जिसे पहुंचने में दिन लग जाते थे। लेकिन अंग्रेज कमांडर टेलीग्राफ के जरिए तुरंत कलकत्ता या पंजाब संदेश भेज देते थे। और कुछ ही घंटों या दिनों में रेलवे के जरिए वहां नई ब्रिटिश फौजें पहुंच जाती थीं। टेलीग्राफ लाइन ने अंग्रेजों को इतनी गति दी कि वे हमेशा विद्रोहियों से एक कदम आगे रहे। खुद एक ब्रिटिश अधिकारी ने बाद में कहा था कि टेलीग्राफ ने ही भारत को हमारे लिए बचाया है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही क्रूर लेकिन तार्किक विश्लेषण है। तकनीक में अंततः जज्बे को हरा दिया, लेकिन क्या हम इसे सिर्फ एक विफलता मान लें? सैन्य रूप से भले ही 1857 को कुचल दिया गया हो, लेकिन इसके परिणाम और इसके बाद के प्रभाव तो बहुत गहरे रहे। निस्संदेह 1857 का विद्रोह कोई विफलता नहीं थी। ये एक दिशा परिवर्तक, टर्निंग पॉइंट था। इसका सबसे बड़ा और तात्कालिक परिणाम ये हुआ कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। एक व्यापारी कंपनी जिसने सदियों तक भारत को लूटा था, उसे सत्ता से बेदखल कर दिया गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज और ब्रिटिश संसद के अधीन आ गया। अंग्रेजों को अपनी नीतियां बदलनी पड़ी और उन्होंने फिर कभी भारतीय धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों में सीधा दखल देने की हिम्मत नहीं की। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो इस महाविद्रोह ने भारत में राष्ट्रवाद के वो बीज बो दिए जो आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में फले फूले। और इस विद्रोह के दौरान जो सबसे शक्तिशाली चीज उभर कर सामने आई थी, वो थी अभूतपूर्व हिंदू मुस्लिम एकता। दोनों समुदायों ने अपनी सभी मतभेदों को भुलाकर एक समान शत्रु के खिलाफ अपना खून बहाया। यही कारण है कि महान विचारक और स्वतंत्रता सेनानी वीडी सावरकर ने 1857 के इस क्रांति का जब गहन अध्ययन किया तो उन्होंने इसे महज सैनिक विद्रोह मानने वाले ब्रिटिश इतिहासकारों को चुनौती दी और इसे गर्व के साथ भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया। बिल्कुल। ये वाकई इतिहास की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली और विचारोत्तेजक यात्रा है। आज की इस गहन चर्चा में हमने समझा कि कैसे 1857 का वो साल, वे नीतियां, वे कारतूस और वे महान नायक भारत के इतिहास में एक ऐसी अमिट छाप छोड़ गए जिसने आगे की पूरी सदी की दिशा तय कर दी। बहुत ही गहरी छाप। पर जाने से पहले मैं सभी सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, एक तरफ वो ब्रिटिश साम्राज्य था जिसके पास टेलीग्राफ और रेलवे जैसी उस दौर की सबसे आधुनिक तकनीकें थी, एक ऐसा सिस्टम जो मिनटों में हजारों किलोमीटर दूर बात कर सकता था। और दूसरी तरफ हमारे भारतीय विद्रोही थे जिनके पास न इंटरनेट था, न फोन, न कोई आधुनिक संचार, लेकिन फिर भी केवल कमल और रोटियों जैसे एकदम साधारण और मौन प्रतीकों के जरिए उन लोगों ने बिना किसी तकनीक के एक इतना विशाल और गुप्त नेटवर्क खड़ा कर दिया जिसने आधी ब्रिटिश हुकूमत को लकवा मार दिया। ये अपने आप में एक चमत्कार था। आज के इस हाई स्पीड इंटरनेट और स्मार्टफोन के युग में जब हम एक सेकंड में दुनिया से जुड़ जाते हैं, क्या हम ये कल्पना भी कर सकते हैं कि 1857 में केवल इंसानी जज्बे, गुप्त संदेशों और आधी पकी रोटियों के सहारे इतने विशाल स्तर पर लाखों लोगों की जनभागीदारी कैसे संभव हुई होगी? सोचने वाली बात है। उन अनाम लोगों के दिलों में वो कैसी आग रही होगी जिसने उन्हें बिना किसी संचार क्रांति के एक कर दिया। तकनीक बड़ी होती है या इंसानी सामूहिक चेतना? क्या आप जानते हैं कि सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों को जड़ से मिटाने की शुरुआत कहां से हुई थी? आज हम उन महानायकों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। बिल्कुल। और इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा की गहराई में जाने के लिए हमें 19वीं सदी के उस दौर में कदम रखना होगा जिसे हम भारतीय पुनर्जागरण या इंडियन रेनेसां का काल कहते हैं। हाँ, ये कोई साधारण समय नहीं था। एकदम सही। कल्पना कीजिए एक ऐसे समाज की जो सदियों पुरानी परंपराओं, कठोर जाति नियमों और गहरे अंधविश्वासों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, और फिर अचानक भारत में पश्चिमी शिक्षा, विज्ञान और तर्कवाद का प्रवेश होता है। मतलब एक नया तार्किक चश्मा मिल गया था लोगों को। हाँ, जब इस नए तार्किक चश्मे से भारतीय विचारकों ने अपने ही समाज को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि धर्म के नाम पर कई ऐसी प्रथाएं चल रही हैं जिनका असल में इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है। इसी छटपटाहट से उस सुधार आंदोलन का जन्म हुआ जिसका एकमात्र लक्ष्य समाज की इन सड़ी गली कुरीतियों को जड़ से उखाड़ फेंकना था।
ये एक तरह का ब्रेन वेव या वैचारिक विस्फोट था, जहां लोग पहली बार पूछ रहे थे कि हम ऐसा क्यों करते हैं। और इस पूरी क्रांति की चिंगारी भड़काने वाले पहले व्यक्ति थे राजा राम मोहन रॉय। आधुनिक भारत के इतिहास का एक विशाल स्तंभ। बिल्कुल, उन्हें आधुनिक भारत का जनक और भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। उनकी खासियत ये नहीं थी कि वे सिर्फ पश्चिमी विचारों की नकल कर रहे थे, बल्कि वो एक ऐसा इंसान थे जिन्होंने पुरानी परंपराओं को आंख मूंदकर मानने से साफ इनकार कर दिया। उनका तर्क बहुत सीधा था। कोई भी नियम या प्रथा सिर्फ इसलिए सही नहीं हो सकती क्योंकि वो सदियों से चली आ रही है। उसे तर्क और विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरना ही होगा। और उनकी इसी तार्किक सोच का सबसे ठोस परिणाम 20 अगस्त 1828 को दुनिया के सामने आया, जब उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इतिहास में इसे भारत का पहला आधुनिक सुधार आंदोलन माना जाता है। अगर हम इसके सिद्धांतों की बात करें तो ब्रह्म समाज ने एकेश्वरवाद पर सबसे ज्यादा जोर दिया। इस आसान भाषा में समझें तो ये विचार कि ईश्वर एक है। इसके साथ ही उन्होंने मूर्ति पूजा और कर्मकांडों का कड़ा विरोध भी तो किया था। बिल्कुल किया था। जरा उस समय के समाज की कल्पना करें, जहां हर गली, हर घर में मूर्ति पूजा और अनुष्ठान जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। ऐसे माहौल में खड़े होकर ये कहना कि भगवान को खुश करने के लिए इन सब की जरूरत नहीं है, या अपने आप में किसी तूफान को दावत देने जैसा था। और उनके साहस की असली परीक्षा तो तब हुई जब उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मोर्चा खोला। वो बहुत ही भयानक दौर था। आज के समय में ये सोचना भी डरावना लगता है कि एक महिला को उसके पति के निधन के बाद उसी की जलती चिता पर जिंदा बिठा दिया जाता था। राजा राम मोहन रॉय ने इस अमानवीय प्रथा को खत्म करने के लिए जो संघर्ष किया, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उन्हें कट्टरपंथियों से धमकियां मिली, समाज ने उनका बहिष्कार किया, लेकिन वे डटे रहे। उन्होंने प्राचीन हिंदू ग्रंथों का गहराई से अध्ययन किया और साबित किया कि किसी भी पवित्र वेद या उपनिषद में सती प्रथा को अनिवार्य नहीं बताया गया है। वो सिर्फ कुछ स्वार्थी लोगों द्वारा थोपा गया एक क्रूर नियम था। सही कहा। और उनका ये तर्क तत्कालीन ब्रिटिश प्रशासन के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। उनके द्वारा बनाए गए इसी तार्किक और सामाजिक दबाव का नतीजा था कि 1829 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को पूरी तरह से अवैध घोषित कर दिया। कानूनी नजरिए से ये एक ऐतिहासिक जीत थी। इसे धारा 17, जिसे रेगुलेशन 17 कहा जाता था, उसके तहत एक गंभीर आपराधिक कृत्य माना गया। ये भारतीय महिलाओं के जीवन के अधिकार की दिशा में उठाया गया पहला और सबसे मजबूत कानूनी कदम था। लेकिन उनका नजरिया सिर्फ कानून पास करवाने तक सीमित नहीं था। वे अच्छी तरह जानते थे कि कानून तो बदल सकते हैं, लेकिन लोगों की मानसिकता बदलने के लिए एक अलग हथियार की जरूरत होती है। और वो हथियार था शिक्षा और पत्रकारिता। विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी और फारसी भाषा में मिरात उल अखबार जैसे अखबार शुरू किए। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दूरदर्शिता वाकई कमाल की थी। 1817 में उन्होंने हिंदू कॉलेज और फिर 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। इन संस्थानों का लक्ष्य साफ था, युवा पीढ़ी को आधुनिक विज्ञान और तार्किक शिक्षा देना। वैसे यहाँ एक मजेदार ऐतिहासिक तथ्य भी है। हम उन्हें राजा राममोहन राय कहते हैं, लेकिन ये उनका असली नाम नहीं था। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने खुश होकर उन्हें ये राजा की उपाधि दी थी ताकि वे इंग्लैंड जाकर मुगलों की पेंशन के मामले में पैरवी कर सकें। ये छोटी सी जानकारी उस दौर में उनके राजनीतिक और सामाजिक रसूख को बखूबी दर्शाती है। अब अगर हम बंगाल से थोड़ा आगे बढ़ें तो सुधारों के इस सफर में एक और असाधारण और विद्रोही व्यक्तित्व सामने आता है, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्हें भारत के मार्टिन लूथर का दर्जा दिया गया है। उनका जन्म का नाम मूलशंकर था और यहाँ एक जबरदस्त वैचारिक टकराव देखने को मिलता है। कैसा टकराव? जहाँ राजा राम मोहन रॉय पश्चिमी विचारों और तर्कवाद का सहारा ले रहे थे, वहीं दयानंद सरस्वती का रास्ता एकदम अलग था। उन्होंने एक ऐसा नारा दिया जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी। उनका नारा था, वेदों की ओर लौटो, यानी बैक टू द वेदास। एक सेकेंड, यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। अगर हम भारतीय पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब ही आधुनिकता की तरफ बढ़ना था, तो फिर वेदों की ओर लौटो का नारा तो पीछे ले जाने वाला लगता है। ये विरोधाभास नहीं है? ये एक बेहद शानदार सवाल है
और यहीं पर ज्यादातर लोग मात खा जाते हैं। वेदों की ओर लौटो का मतलब बैलगाड़ी के युग में वापस जाना बिल्कुल नहीं था। इसे आज के संदर्भ में एक स्मार्टफोन या कंप्यूटर के फैक्ट्री रीसेट की तरह समझें। अच्छा, फैक्ट्री रीसेट। हाँ, स्वामी दयानंद का मानना था कि हमारा जो मूल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी वेद हैं, वे पूरी तरह से शुद्ध, वैज्ञानिक और तार्किक हैं। लेकिन पिछले हजारों सालों में स्वार्थी लोगों ने उसमें अंधविश्वास, पाखंड और छुआछूत जैसी कुरीतियों के वायरस या मैलवेयर डाल दिए हैं। तो वे समाज को पीछे नहीं ले जाना चाहते थे, बल्कि वे धर्म को उन सभी फालतू कर्मकांडों से मुक्त करके उसके असली शुद्ध रूप में स्थापित करना चाहते थे। बिल्कुल, और इसी महान लक्ष्य के साथ उन्होंने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्यालय बाद में 1877 में लाहौर शिफ्ट कर दिया गया। ये एनालॉजी इसे एकदम स्पष्ट कर देती है। और अपनी इस फैक्ट्री रीसेट की प्रक्रिया को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने अपनी सबसे प्रमुख पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश लिखी, और वो भी हिंदी भाषा में। उस समय के विद्वान आमतौर पर संस्कृत में लिखते थे, जो आम आदमी की समझ से बाहर थी। हिंदी में लिखने का उनका सीधा सा मकसद था कि देश का आम किसान, मजदूर और युवा उनके विचारों को सीधे पढ़ सकें और खुद सवाल करना सीख सकें। सत्यार्थ प्रकाश ने उत्तर भारत में सचमुच एक वैचारिक भूचाल ला दिया था। आर्य समाज ने कई मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़ी। उन्होंने एक बहुचर्चित अभियान शुरू किया, जिसे शुद्धि आंदोलन कहा जाता है। इसका लक्ष्य उन लोगों के लिए हिंदू धर्म के दरवाजे वापस खोलना था, जो किसी दबाव या परिस्थिति के कारण धर्म परिवर्तन कर चुके थे। इसके अलावा स्वामी दयानंद ने जन्म पर आधारित जाति प्रथा और छुआछूत पर सबसे कड़ा प्रहार किया। उनका स्पष्ट मानना था कि इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म और गुणों से होनी चाहिए। और एक तथ्य जो अक्सर इतिहास की किताबों के पन्नों में दब जाता है, वो ये है कि उन्होंने ही सबसे पहले स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया था। स्वराज, यही वो शब्द है जिसने आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पूरी दिशा तय कर दी। ये सच में हैरान करने वाला है कि स्वराज की नींव एक आध्यात्मिक और सामाजिक सुधारक ने रखी थी, न कि किसी राजनेता ने। और आर्य समाज का प्रभाव सिर्फ उपदेशों तक नहीं रुका, उन्होंने शिक्षा का पूरा ढांचा ही बदल कर रख दिया। आज भारत में शायद ही कोई ऐसा शहर हो जहां डीएवी स्कूल न हो। लेकिन कई लोग नहीं जानते कि डीएवी का पूरा नाम दयानंद एंग्लो वैदिक है। लाला हंसराज ने जब डीएवी कॉलेज की शुरुआत की तो उनका विजन अद्भुत था। प्राचीन वैदिक ज्ञान और आधुनिक अंग्रेजी विज्ञान दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। वहीं दूसरी ओर उनके एक और शिष्य स्वामी श्रद्धानंद ने प्राचीन गुरुकुल पद्धति को नया जीवन देने के लिए हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। ये दोनों अलग अलग धाराएं थीं, लेकिन मंजिल एक ही थी, एक शिक्षित और जागरूक भारत। इन वैचारिक और शैक्षिक बहसों से निकलकर आइए भारत के उस हिस्से में चलते हैं जहां सामाजिक सुधार की लड़ाई किताबों और सभाओं से निकलकर सड़कों और धूल मिट्टी के बीच लड़ी जा रही थी। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, और वहां के सबसे प्रखर विचारक महात्मा ज्योतिबा फुले की। राजा राम मोहन रॉय या दयानंद सरस्वती जहां धर्म के दर्शन पर बहस कर रहे थे, वहीं ज्योतिबा फूले का निशाना सीधा समाज के उस ब्राह्मण्यवादी ढांचे पर था जिसने इंसानियत को जातियों के पिरामिड में बांट रखा था। फुले को दलितों का मसीहा कहा जाता है, क्योंकि उनका पूरा जीवन उस तबके को अधिकार दिलाने में बीता जिसे समाज ने इंसान मानने से ही इनकार कर दिया था, यानी निम्न जातियां और महिलाएं। उनके काम करने का तरीका भी एकदम सीधा और अचूक था। 24 सितंबर 1873 को उन्होंने पुणे में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। नाम से ही स्पष्ट है, सत्य की खोज करने वाला समाज। इसका इकलौता लक्ष्य था समाज के वंचित वर्गों को ये समझाना कि कोई भी जाति जन्म से महान या नीच नहीं होती, ये सब सिर्फ वर्चस्व बनाए रखने का एक खेल है। उन्होंने ब्राह्मणवाद के उस एकाधिकार को चुनौती दी जो सदियों से शिक्षा और धर्म पर कब्जा जमाए बैठा था। और सिर्फ संस्थाएं ही नहीं, फुले की कलम भी आग उगलती थी। 1873 में ही उनकी एक किताब आई जिसने तहलका मचा दिया, गुलामगिरी। गुलामगिरी सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक घोषणा पत्र थी। इस किताब के बारे में एक तथ्य हमेशा चौंकाता है। 19वीं सदी में भारत के छोटे से हिस्से में बैठकर
एक विचारक अपनी किताब अमेरिका के दास प्रथा विरोधी आंदोलन में लड़ने वाले लोगों को समर्पित कर रहा था। जरा उनकी ग्लोबल विजन देखिए। वे समझ गए थे कि अमेरिका में जो अश्वेत लोगों के साथ हो रहा है और भारत में जो दलितों के साथ हो रहा है, दोनों का दर्द और दोनों का उत्पीड़न एक ही है। गुलामगिरी के अलावा उन्होंने तृतीय रत्न और किसान का कोड़ा जैसी रचनाएं भी लिखीं, जिनमें उन्होंने किसानों की बदहाली और उन पर हो रहे अत्याचारों का ऐसा कच्चा चिट्ठा खोला कि पढ़कर रूह कांप जाए। और जब बात महिला शिक्षा की आती है तो ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। 1848 में उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए देश का पहला स्कूल खोला। आज स्कूल खोलना आसान बात है, लेकिन उस दौर में लड़कियों को पढ़ाना धर्म के खिलाफ माना जाता था। सावित्रीबाई फुले, जो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनी, जब पढ़ाने के लिए घर से निकलती थीं तो रास्ते में लोग उन पर कीचड़ उछालते थे, गोबर फेंकते थे, पत्थर मारते थे। वो अपने झोले में एक एक्स्ट्रा साड़ी लेकर जाती थीं ताकि स्कूल पहुंचकर कीचड़ से सनी साड़ी बदलकर बच्चियों को पढ़ा सकें। क्या अतुलनीय जज्बा था वो। उस पीड़ा और अपमान की कल्पना करना भी आज मुश्किल है, लेकिन उनका संकल्प हिमालय से भी बड़ा था। शिक्षा के साथ साथ उन्होंने महिलाओं की अन्य दुर्दशाओं पर भी सीधा एक्शन लिया। उस समय समाज में विधवाओं की स्थिति नर्क से भी बदतर थी। उन्होंने विधवा विवाह का पुरजोर समर्थन किया। इसके अलावा जो बेसहारा या सामाजिक तिरस्कार का शिकार महिलाएं होती थीं, जिन्हें समाज मरने के लिए छोड़ देता था, उनके और उनके नवजात बच्चों की जान बचाने के लिए उन्होंने अपने ही घर में बाल हत्या प्रतिबंधक गृह खोल दिया। समाज के सबसे निचले और शोषित तबके के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देने के इसी त्याग के कारण 1888 में उन्हें महात्मा की उपाधि से नवाजा गया। महाराष्ट्र के इन महात्मा की जमीनी लड़ाई को नमन करते हुए अब हम चलते हैं एक ऐसे युवा सन्यासी की ओर जिसने भारतीय अध्यात्म की दहाड़ पूरी दुनिया को सुना दी, स्वामी विवेकानंद। उनकी कहानी किसी ऊर्जा के पावर हाउस जैसी है। 1893 का वो साल और अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म संसद। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। हॉल में दुनिया भर के सूट बूट पहने बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं और उनके बीच एक भारतीय सन्यासी गेरुए वस्त्रों में खड़ा होता है। और जैसे ही वे अपने भाषण की शुरुआत इन शब्दों से करते हैं, अमेरिका के भाइयों और बहनों, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। उस एक वाक्य ने पश्चिमी दुनिया के अहंकार को तोड़ दिया और उन्हें एहसास कराया कि भारतीय दर्शन पूरी दुनिया को एक परिवार मानता है। शिकागो के इस ऐतिहासिक भाषण ने हिंदू धर्म और वेदांत दर्शन को रातों रात वैश्विक पटल पर एक नई गरिमा दिला दी। लेकिन स्वामी विवेकानंद सिर्फ एक शानदार वक्ता या विदेशों में तालियां बटोरने वाले सन्यासी नहीं थे, वे एक विजनरी थे। भारत लौटने के बाद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के विचारों को धरातल पर उतारने के लिए उन्होंने 1 मई 1897 को कोलकाता के पास बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की नींव रखी। इस मिशन का आदर्श वाक्य अपने आप में एक पूरा जीवन दर्शन है, आत्मनो मोक्षार्थम जगद्धिताय च। इसका अर्थ है अपनी मुक्ति के लिए और दुनिया के कल्याण के लिए। इसे थोड़ा सरल करें तो उनका मानना था कि अगर आपके आसपास इंसान भूख से तड़प रहा है तो आप आंखें बंद करके भगवान को नहीं पा सकते। इंसानियत की सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। यही कारण है कि रामकृष्ण मिशन आज भी आपदा राहत, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे आगे रहता है। स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट दिया, दरिद्र नारायण, यानी गरीब, असहाय और भूखे व्यक्ति के भीतर ही ईश्वर का वास है, उसकी सेवा करो। उनका वो स्लोगन तो हम सबने बचपन से सुना है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। वे सिर्फ बैठकर ध्यान लगाने वाले सन्यासी नहीं थे, वे कर्म योग और ज्ञान योग के प्रणेता थे। मतलब भगवान तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं, या तो आप शास्त्रों का ज्ञान हासिल करें जिसे ज्ञान योग कहते हैं, या फिर बिना फल की चिंता किए समाज की निस्वार्थ सेवा करें जो कर्म योग है। उनकी इसी बेजोड़ ऊर्जा और देश के युवाओं में आग भर देने की क्षमता को देखते हुए बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में एक बेहद सटीक विश्लेषण किया था। नेताजी ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था, क्योंकि विवेकानंद ने भारतीयों के मरे हुए आत्मविश्वास को जगाया। उन्होंने बताया कि हमें पश्चिम के सामने झुकने की जरूरत नहीं है,
हमारी अपनी सांस्कृतिक विरासत दुनिया में सबसे महान है। इन सभी दिग्गजों के साथ साथ एक नाम ऐसा है जिसके बिना ये चर्चा अधूरी ही रहेगी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वे संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य थे, लेकिन उनका दिल पूरी तरह से इंसानियत के लिए धड़कता था। जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का कलंक मिटाया, वैसे ही विद्यासागर ने अपना पूरा जीवन बाल विधवाओं के आंसू पूछने में लगा दिया। उस जमाने में छोटी छोटी बच्चियों की शादी कर दी जाती थी और अगर पति मर जाए तो उन्हें पूरा जीवन सफेद साड़ी में एक कोने में अंधेरे में गुजारना पड़ता था। विद्यासागर के अथक संघर्ष और अपार सामाजिक विरोध झेलने के बाद ही 1856 का ऐतिहासिक विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हो सका। और मजे की बात यह है कि विद्यासागर सिर्फ उपदेश देने वाले नेताओं में से नहीं थे, वे जो कहते थे वो खुद करते थे। बालिकाओं की शिक्षा के वो इतने बड़े पैरोकार थे कि उन्होंने अपनी खुद की गाड़ी कमाई से 35 लड़कियों के स्कूल खोले और उनका सारा खर्च खुद उठाया। ये वो दौर था जब हर दिशा से सुधार की आवाजें उठ रही थीं। अगर हम एक त्वरित नजर डालें तो महाराष्ट्र में 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज खड़ा किया। 1875 में मैडम ब्लवात्स्की और एनी बेसेंट जैसी विदेशी महिलाओं ने भारत आकर थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई, जिसने प्राचीन भारतीय धर्मों में नई जान फूंकी। और बंगाल में तो हेनरी विवियन डेरोजियो नाम के एक युवा शिक्षक ने यंग बंगाल आंदोलन चलाकर छात्रों को हर पुरानी सड़ी गली परंपरा पर सीधा सवाल दागने की हिम्मत दी। तो अगर हम इस पूरे युग को एक फ्रेम में रखकर देखें तो असल में हुआ क्या? इन सभी आंदोलनों ने भारतीय समाज के ढांचे के साथ क्या किया? अगर इस पूरे दौर का निचोड़ निकालें तो इन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भारतीयों के मन में दशकों से जमे हुए हीन भावना के जाले को साफ कर दिया। जब देश के अलग अलग हिस्सों में लोग जातिवाद, सती प्रथा और बाल विवाह जैसी एक जैसी बुराइयों के खिलाफ लड़ने लगे तो अनजाने में ही पूरे देश में एक एकजुटता का भाव पैदा हुआ। बंगाल का नागरिक महसूस कर रहा था कि महाराष्ट्र का नागरिक भी उसी लड़ाई का हिस्सा है। इसी को सांस्कृतिक जागृति कहते हैं और इतिहास गवाह है कि जब कोई समाज अपनी आंतरिक बुराइयों को हराकर आत्मसम्मान हासिल कर लेता है तो वो गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आगे चलकर राजनीतिक राष्ट्रवाद में तब्दील हो गया। लोगों ने सोचा, जब हम अपने ही समाज के क्रूर ठेकेदारों को हरा सकते हैं तो इन मुट्ठी भर अंग्रेजों को क्यों नहीं। और इसी मानसिकता ने अंततः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म और भारत के स्वतंत्रता संग्राम का मजबूत मंच तैयार किया। ये सारे सुधारक सिर्फ समाज सुधारक नहीं थे, ये आधुनिक भारत के असल निर्माता थे। बिल्कुल सही कहा। और अब इस पूरी चर्चा के अंत में एक विचार सोचने लायक है। जरा सोचिए, अगर इन समाज सुधारकों ने अंधविश्वास और कुरीतियों की आंतरिक जंजीरों को न तोड़ा होता और समाज को एकजुट न किया होता तो क्या अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक आजादी की वो विशाल लड़ाई कभी लड़ी जा सकती थी? क्या ये चौंकाने वाला नहीं है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस की नींव असल में एक अंग्रेज ने रखी थी? बिल्कुल। और आखिर ऐसा क्या हुआ कि 1907 में यही पार्टी आपस में लड़कर दो टुकड़ों में बट गई? ये इतिहास का एक ऐसा हिस्सा है जो पूरी तरह से सरप्राइज और ऐसे ट्विस्ट से भरा हुआ है जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगते। हाँ, सही कहा। आज हम इतिहास के उन पन्नों की गहराई में जा रहे हैं जहां 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय से लेकर 1915 में गांधी जी के भारत आने तक की पूरी कहानी छुपी है। और यहाँ मकसद सिर्फ कुछ तारीखें याद करना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये समझना है कि कैसे मात्र 72 लोगों की एक छोटी सी मीटिंग एक ऐसे विशाल जन आंदोलन में बदल गई जिसने दुनिया के सबसे बड़े ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। अगर आज के नजरिए से देखा जाए ना तो ये समझना बहुत दिलचस्प है कि किसी भी बड़े मूवमेंट में असल में रणनीति कैसे बनती है। जब एक ही मंजिल तक पहुंचने के लिए दो अलग अलग रास्ते चुने जाते हैं, जैसे इतिहास में नरम दल और गरम दल ने किया, तो उसका अंजाम क्या होता है? तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। समय है 28 दिसंबर 1885। जगह है बॉम्बे का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। उस दृश्य के बारे में सोचना ही अपने आप में अद्भुत लगता है। पूरे देश से आए हुए 72 डेलीगेट्स एक हॉल में बैठे हैं, जिनमें ज्यादातर वकील, पत्रकार और समाज सुधारक थे। हाँ, और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इस पूरी पार्टी का जो आइडिया था, जो मास्टरमाइंड था,
वो एक रिटायर्ड स्कॉटिश अधिकारी था। एओ ह्यूम। बिल्कुल, एओ ह्यूम, और इसके पहले अध्यक्ष बने WC बनर्जी। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा सोचने वाली है वो ये कि सिर्फ 72 लोग, मतलब एक ऐसे देश में जिसकी आबादी उस समय भी करोड़ों में थी। उस वक्त भारत के वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन थे, और शुरुआत में अंग्रेजों को लगा कि ये बस वकीलों और पढ़े लिखे लोगों का एक छोटा सा क्लब है, जो शायद साल में एक बार चाय पीने और चर्चा करने के लिए मिलेगा। ये बहुत ही प्रैक्टिकल था। वो बस ये चाहते थे कि भारतीयों की जो भी समस्याएं हैं उन्हें एक सिस्टमैटिक तरीके से सरकार तक पहुंचाया जाए। सही बात है। वे देश में राष्ट्रीय एकता का बीज बोना चाहते थे और बिल्कुल कानूनी दायरे में रहकर शांति से रिफॉर्म्स की मांग कर रहे थे। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल जरूर उठता है, जिसे इतिहास में उदारवादी चरण या नरम दल का दौर कहा जाता है, जो 1885 से 1905 तक चला। क्या ये थोड़ा भोलापन नहीं था? भोलापन कैसे? मेरा मतलब है कि इनकी जो 3P रणनीति थी, प्रेयर, पिटिशन और प्रोटेस्ट, यानी प्रार्थना, याचिका और शांतिपूर्ण विरोध, क्या दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को सिर्फ एक एप्लीकेशन लिखकर या रिक्वेस्ट करके बदला जा सकता था? ये सवाल बहुत लाजमी है, और अक्सर लोग नरम दल के नेताओं को इसी बात पर जज भी करते हैं। लेकिन अगर हम उस समय के हालात को समझें तो ये भोलापन नहीं था। तो फिर क्या था? बहुत ही सधी हुई शुरुआत थी। देखिए, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों का दमन बहुत क्रूर था। हाँ, वो तो है। ये शुरुआती नेता, जिनमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे दिग्गज शामिल थे, वो जानते थे कि अगर शुरुआत में ही उग्र रवैया अपनाया गया तो अंग्रेज इस छोटे से संगठन को एक दिन में कुचल देंगे। मतलब उन्हें डर था कि कहीं पार्टी शुरू होने से पहले ही खत्म ना हो जाए। बिल्कुल, उनका मानना था कि ब्रिटिश न्याय प्रणाली में एक ईमानदारी है, बस अंग्रेजों को भारत की असली जमीनी हकीकत पता नहीं है। और यहीं पर इस दौर के सबसे शानदार नेता दादा भाई नौरोजी की बात करना बहुत जरूरी हो जाता है, जिन्हें प्यार से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। हाँ, इनकी कहानी किसी भी मॉडर्न कॉर्पोरेट थ्रिलर से कम नहीं है। दादा भाई सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक बेहतरीन अर्थशास्त्री भी थे। बहुत बड़े अर्थशास्त्री। ये सोचने वाली बात है कि एक ऐसा दौर जब आम जनता और कई पढ़े लिखे लोग भी ये मानते थे कि अंग्रेज भारत में रेलवे ला रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, यानी भारत का विकास कर रहे हैं, तब ये इंसान बिना किसी शोर शराबे के गणित और डेटा का इस्तेमाल करता है और एक ऐसा सिद्धांत देता है जिसने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। धन निष्कासन का सिद्धांत, या जिसे ड्रेन थ्योरी कहते हैं। जी, ड्रेन थ्योरी। ये वाकई में इस पूरे दौर का सबसे बड़ा, मतलब एक आंखें खोलने वाला मोमेंट था। दादाभाई ने भावनाओं से या नारों से अंग्रेजों पर हमला नहीं किया। उन्होंने बकायदा स्प्रेडशीट, डेटा और आंकड़ों का इस्तेमाल किया। बिल्कुल। उन्होंने अपनी किताब में साबित कर दिया कि कैसे भारत का पैसा, कच्चा माल और संसाधन सिस्टमैटिक तरीके से लूटे जा रहे हैं और ब्रिटेन भेजे जा रहे हैं। उन्होंने दिखाया कि ये कोई विकास नहीं है, बल्कि एक साइलेंट डकैती है जो भारत को अंदर से खोखला और गरीब बना रही है। मतलब उन्होंने अंग्रेजों को उन्हीं के खेल में मात दी, तर्क और आंकड़ों के साथ। और ये ड्रेन थ्योरी पढ़े लिखे भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट था। अचानक से सबको समझ आ गया कि असल खेल क्या चल रहा है। और ये जानकर किसी को भी हैरानी होगी कि यही दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में चुनाव जीतकर पहुंचने वाले पहले भारतीय भी बने। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बिल्कुल। ड्रेन थ्योरी एक तरह से ब्रिटिश राज के खिलाफ पहला, सबसे बड़ा और मजबूत बौद्धिक हथियार साबित हुई। इसने पढ़े लिखे वर्ग का भ्रम तोड़ दिया। हाँ, लेकिन याचिकाओं, डेटा और तर्कों के इस दौर को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला था। 1899 में भारत में एक नए वाइसरॉय की एंट्री होती है, लॉर्ड कर्जन। कर्जन का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था, और वो शायद भारत के इतिहास का सबसे अलोकप्रिय वाइसरॉय साबित हुआ। उसका एक ही सिंगल पॉइंट एजेंडा था, भारत में और खासकर बंगाल में जो राष्ट्रवाद की नई लहर उठ रही है, उसे किसी भी कीमत पर कुचलना। और इसके लिए उसने पुरानी और सबसे कारगर चाल चली, फूट डालो और राज करो। और इसी कूटनीति का सबसे खतरनाक रूप हमें 1905 के बंगाल विभाजन में देखने को मिलता है। अब अंग्रेजों ने दुनिया के सामने तर्क क्या दिया? उन्होंने कहा कि बंगाल बहुत बड़ा सूडा है। वे उसमें आज का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा के भी हिस्से आते थे। तो उन्होंने कहा कि इतने बड़े इलाके का प्रशासन चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए हम इसे प्रशासनिक सुविधा के लिए 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। लेकिन अंदर की बात हर कोई जानता था,
असली मकसद कोई एडमिनिस्ट्रेशन सुधारना नहीं था। असल में बंगाल उस समय भारतीय राष्ट्रवाद का, साहित्य का और नई सोच का सबसे बड़ा केंद्र था। कर्जन उस बुद्धिजीवी वर्ग की कमर तोड़ना चाहता था जो अंग्रेजों की आंखों में सबसे ज्यादा चुभ रहा था। उनका प्लान बहुत साफ था, बंगाल को इस तरह बांटो कि एक तरफ हिंदू बहुसंख्यक हो जाएं और दूसरी तरफ मुस्लिम बहुसंख्यक। धार्मिक आधार पर यह विभाजन करके वे लोगों की उस एकजुटता को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे। 19 जुलाई 1905 को आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा कर दी गई और तय हुआ कि 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हो जाएगा। 16 अक्टूबर 1905 इतिहास का वो दिन जब पूरा बंगाल शोक में डूब गया। ये कोई आम विरोध प्रदर्शन नहीं था। लोगों ने अपने घरों में चूल्हे नहीं जलाए, उपवास रखा। लेकिन इसी निराशा के बीच एक ऐसा दृश्य सामने आया जो रोंगटे खड़े कर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बहुत ही शानदार काउंटर रणनीति दी। उन्होंने आह्वान किया कि अंग्रेज हमें धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं, तो हम अपनी एकता का सबसे बड़ा सबूत देंगे। उस दिन बंगाल में हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे की कलाइयों पर राखियां बांधी। इसे रक्षाबंधन के रूप में मनाया गया। सड़कों पर हजारों लोग नंगे पैर चल रहे थे, गंगा स्नान कर रहे थे और फिजाओं में सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा था, वंदे मातरम। ये एक ऐसा क्षण था जहां भावनाएं अपने चरम पर थीं और इसी जनाक्रोश से एक बिल्कुल नए और आक्रामक आंदोलन ने जन्म लिया, स्वदेशी आंदोलन। अब बात सिर्फ याचिकाएं लिखने की नहीं रह गई थी। स्वदेशी आंदोलन का मतलब था कि हम सीधे ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर वार करेंगे। विदेशी वस्तुओं का और खासकर मैनचेस्टर से आने वाले कपड़ों का पूर्ण बहिष्कार यानी बॉयकॉट शुरू हो गया। चौराहों पर विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई जाने लगीं। और ये सिर्फ क्या नहीं करना है वहां तक सीमित नहीं था। स्वदेशी का मतलब आत्मनिर्भरता भी था। लोगों ने अपने खुद के स्कूल और कॉलेज खोलने शुरू किए ताकि राष्ट्रीय शिक्षा दी जा सके। अपनी खुद की मिलें, साबुन की फैक्ट्रियां और बैंक शुरू किए हैं। ये एक तरह से पैरेलल इकोनॉमी और पैरेलल सिस्टम बनाने की कोशिश थी। यहीं से ना कांग्रेस के अंदर एक नई दरार पड़नी शुरू होती है। एक तरफ वो युवा और आक्रामक नेता थे जिन्होंने देखा कि स्वदेशी आंदोलन को कितना भारी जन समर्थन मिल रहा है। इन नेताओं को लगने लगा कि सिर्फ प्रार्थनाओं और याचिकाओं से अब काम नहीं चलने वाला। सिस्टम के साथ रहकर सिस्टम को नहीं बदला जा सकता। इसी सोच से जन्म हुआ गरम दल का, जिसे एक्सट्रीमिस्ट भी कहा जाता है। यानी वो नेता जिनका खून थोड़ा गर्म था। उनका साफ मानना था कि स्वराज कोई दान या भीख नहीं है जो अंग्रेज हमें देंगे। ये हमारा हक है और हमें इसे छीनना होगा। उनका तरीका बिल्कुल अलग था। वो पैसिव रेजिस्टेंस में विश्वास रखते थे, जिसका सीधा सा मतलब था कि हम ब्रिटिश सिस्टम का हिस्सा बनने से ही साफ मना कर देंगे। हम उनके कोर्ट में नहीं जाएंगे, उनके स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे। और इस नई उग्र विचारधारा को पूरे देश में फैलाने वाले 3 सबसे प्रमुख चेहरे थे। लाल बाल पाल की मशहूर तिकड़ी, पंजाब से लाला लाजपत राय जिन्हें पंजाब केसरी कहा जाता था, महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक यानी लोकमान्य और बंगाल से विपिन चंद्र पाल। इन तीनों ने मिलकर जो ऊर्जा पैदा की उसने आंदोलन का पूरा नक्शा ही बदल दिया। इनमें बाल गंगाधर तिलक का रोल तो बहुत ही मास्टरमाइंड वाला था। उनका नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा आज भी हर किताब में दर्ज है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खूबी उनकी जनसंपर्क यानी पीआर स्ट्रैटेजी थी। उन्होंने केसरी और मराठा जैसी पत्रिकाएं निकालकर अपने विचार घर घर पहुंचाए। तिलक की रणनीति को समझना बहुत जरूरी है। नरम दल के नेता मुख्य रूप से पढ़े लिखे इलीट वर्ग तक सीमित थे, जिनकी बैठकें अंग्रेजी में होती थी। तिलक ने समझ लिया था कि जब तक आम आदमी, किसान और मजदूर इस आंदोलन से नहीं जुड़ेगा, अंग्रेज टस से मस नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही शानदार तरकीब निकाली। उन्होंने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव को एक बड़े सार्वजनिक आयोजन में बदल दिया। इन धार्मिक और सांस्कृतिक मंचों का इस्तेमाल राष्ट्रवाद फैलाने, स्वदेशी पर चर्चा करने और युवाओं को एकजुट करने के लिए किया जाने लगा। ये राजनीति को सड़कों पर और आम घरों तक ले जाने का एक बहुत बड़ा कदम था। तो अब स्थिति ये थी कि कांग्रेस नाम के एक ही घर में 2 बिल्कुल अलग सोच वाले लोग रह रहे थे। एक तरफ नरम दल जो अभी भी वकीलों वाले तरीके से संवैधानिक दायरे में रहकर बात करना चाहता था, दूसरी तरफ गरम दल जो सीधी कार्रवाई और पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन फैलाना चाहता था। ये कुछ एक पुराने पारिवारिक व्यवसाय के बंटवारे जैसा था। पुरानी पीढ़ी चाहती है कि हम कोर्ट कचहरी और वकीलों के जरिए धीरे धीरे अपना हक मांगे, और नई पीढ़ी कह रही है कि नहीं, सीधे मार्केट में उतरो और अपना हक छीन लो। तनाव का बढ़ना तो तय था, और ये तनाव खुलकर सामने आया 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। दोनों गुट आमने सामने थे।
लेकिन उस साल स्थिति को संभालने के लिए दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया गया। उनका सम्मान इतना ज्यादा था कि किसी ने उनके सामने विरोध नहीं किया और पार्टी टूटने से बच गए। इस अधिवेशन की एक और बहुत खास बात यह थी कि कांग्रेस के मंच से पहली बार आधिकारिक तौर पर स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया। लेकिन यहाँ भी एक कैच था। दोनों गुट स्वराज का मतलब अपनी अपनी सहूलियत से निकाल रहे थे। नरम दल के लिए स्वराज का मतलब था ब्रिटिश साम्राज्य के छाते के नीचे रहकर अपना शासन खुद चलाना, जैसे ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में था। जबकि गरम दल के लिए इसका मतलब था पूर्ण स्वतंत्रता, अंग्रेजों का पूरी तरह से बाहर जाना। यह वैचारिक मतभेद अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। और फिर आता है साल 1907। जगह थी गुजरात का सूरत शहर, ताप्ती नदी के किनारे। यहाँ जो हुआ वो भारतीय इतिहास के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट और एक बड़ा झटका था। अध्यक्ष पद को लेकर दोनों गुटों में ठन गई। नरम दल चाहता था कि रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने, जबकि गरम दल की जिद थी कि लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक को कमान सौंपी जाए। माहौल इतना गर्म हो गया था कि जो पारिवारिक विवाद कलकत्ता में दब गया था, वो सूरत में एक भयंकर झगड़े में बदल गया। उस दिन अधिवेशन में सचमुच कुर्सियां हवा में उड़ने लगी। मंच पर जूते और चप्पलें फेंकी गईं। हालात इतने बेकाबू हो गए कि जो पार्टी देश को आजाद कराने का सपना देख रही थी, उसकी बैठक में पुलिस को बुलाकर लाठीचार्ज करवाना पड़ा। इसी घटना को इतिहास में सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस आधिकारिक रूप से 2 टुकड़ों में बंट गई। अंग्रेजों के लिए इससे बड़ी खुशखबरी कोई और नहीं हो सकती थी। वे लंबे समय से इसी मौके की तलाश में थे। उन्हें पता था कि जब तक नरम दल और गरम दल एक साथ हैं, तब तक उन पे हाथ डालना मुश्किल है। लेकिन विभाजन के बाद गरम दल के युवा नेताओं के सिर से नरम दल के अनुभवी नेताओं का संरक्षण हट गया। अंग्रेजों ने इसका पूरा फायदा उठाया और 1908 में आंदोलन को कुचलने का एक बहुत ही क्रूर दौर शुरू हुआ। सरकार ने बिना कोई वक्त गवाए ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां शुरू कर दी। बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में पकड़ लिया गया और उन्हें 6 साल की कड़ी सजा देकर सीधा बर्मा की मांडले जेल भेज दिया गया। ये सोचने वाली बात है कि उस इंसान का हौसला कैसा होगा कि जेल की उस काल कोठरी में भी उन्होंने गीता रहस्य जैसी महान पुस्तक लिख डाली। उधर लाला लाजपत राय दबाव के चलते कुछ समय के लिए विदेश चले गए और विपिन चंद्र पाल ने सक्रिय राजनीति से कुछ समय के लिए किनारा कर लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि पूरे राष्ट्रवादी आंदोलन में अचानक से एक वैक्यूम आ गया, एक बहुत बड़ा खालीपन। नेतृत्व गायब हो गया था और स्वदेशी आंदोलन धीरे धीरे धीमा पड़ने लगा। और इसी बीच भारत के राजनीतिक परिदृश्य में कुछ और बड़े बदलाव हो रहे थे जो भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। एक तरफ 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी और दूसरी तरफ 1909 में ब्रिटिश सरकार एक नया कानून लेकर आई, मार्ले मिंटो सुधार। ये मार्ले मिंटो सुधार काफी चर्चा में रहता है। अगर हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर सिर्फ इसके प्रावधानों को देखें तो इसमें एक ऐसा नियम था जिसने आगे चलकर बहुत गहरे घाव दिए। ये था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल या सेपरेट इलेक्टोरेट्स का नियम। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अगर कोई मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव में खड़ा होता है तो उसे वोट देने का अधिकार सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं को ही होगा। ब्रिटिश सरकार ने इसे दुनिया के सामने इस तरह पेश किया कि वे अल्पसंख्यकों को उनका सही प्रतिनिधित्व दे रहे हैं और उनके अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन कई इतिहासकारों और उस समय के राष्ट्रवादी नेताओं का साफ मानना था कि ये फूट डालो और राज करो की नीति का सबसे खतरनाक कानूनी रूप था। इसने धर्म के आधार पर राजनीति की एक ऐसी दीवान खड़ी कर दी जिसने भारतीय राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। इन सब भारी राजनीतिक उथल-पुथल, गिरफ्तारियों और नए कानूनों के बीच एक और तमाशा होता है। साल 1911 भारत में वाइसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ब्रिटेन के नए राजा किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी भारत दौरे पर आते हैं और उनके स्वागत में दिल्ली दरबार सजाया जाता है। ये कोई आम आयोजन नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सत्ता के घमंड और वैभव का एक बहुत बड़ा शो था। लेकिन इस चमक दमक वाले दिल्ली दरबार में 2 बहुत ही ऐतिहासिक और रणनीतिक फैसले लिए गए। पहला फैसला ये था कि 1905 में जिस बंगाल विभाजन को लेकर इतना बड़ा बवाल और स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उस विभाजन को आखिरकार रद्द कर दिया गया। बंगाल को फिर से एक कर दिया गया। और दूसरा सबसे बड़ा फैसला था भारत की राजधानी को कलकत्ता से हटाकर दिल्ली शिफ्ट करना। 1912 में आधिकारिक तौर पर दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई। कलकत्ता, जो इतने दशकों से ब्रिटिश सत्ता का नर्व सेंटर था, अब उसकी जगह दिल्ली ने ले ली थी। क्या सफर रहा है ये, सिर्फ कुछ दशकों के अंदर।
1885 में 72 लोगों की एक शांत सी बैठक से कहानी शुरू होती है। फिर ड्रेन थ्योरी जैसे बौद्धिक हमले होते हैं। बंगाल के विभाजन से स्वदेशी आंदोलन की आग भड़कती है। नरम दल और गरम दल के रूप में विचारधाराओं की टक्कर होती है। सूरत में कुर्सियां चलती हैं। और फिर एक लंबा सन्नाटा छा जाता है, जहां नेता या तो जेल में है या निर्वासित हैं। और ये सन्नाटा कोई अंत नहीं था, बल्कि एक तूफान से पहले की शांति थी। 1914 में दुनिया प्रथम विश्व युद्ध की आग में झुलसने लगती है, जिसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर पड़ता है। लेकिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट अभी आना बाकी था। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग करने के बाद एक व्यक्ति भारत लौटता है, मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का आना सिर्फ एक नेता का आना नहीं था, वो एक नए टूल, एक नई तकनीक का आना था। पीछे छोड़ दिया। और यहीं से भारतीय इतिहास के उस दौर की शुरुआत होती है जिसे हम गांधी युग कहते हैं। इन 30 सालों के इतिहास को देखने से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि कोई भी बड़ा बदलाव रातों रात नहीं होता। हर रणनीति, हर गलती, हर बंटवारा भविष्य के किसी बड़े आंदोलन की जमीन तैयार कर रहा होता है। और इसी बात पर आज की इस चर्चा को समेटते हुए एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के पन्नों से निकलकर हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। यहाँ ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि अगर 1907 में सूरत के अधिवेशन में वो कुर्सियां और जूते ना चले होते, अगर दोनों गुट अपने अपने अहम को किनारे रखकर एक साथ काम करते रहते, तो क्या भारत का स्वतंत्रता संग्राम दशकों पहले ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाता? या फिर क्या ऐसा तो नहीं कि पुरानी और धीमी पड़ चुकी व्यवस्था को तोड़ने के लिए वो सूरत विभाजन एक बहुत ही जरूरी चिंगारी था? जरूर एक नई दिशा देता है। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा मोड़ था जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पूरी दिशा ही बदल दी? आज हम इतिहास के उस दौर में कदम रखेंगे जहां जोश और रणनीति का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। ये वाकई एक बहुत ही रोमांचक विषय है। बिल्कुल। 1915 से लेके 1942 तक का वो कालखंड, जिसे हम अक्सर गांधी युग और क्रांतिकारी आंदोलनों के रूप में याद करते हैं। और आज की इस गहरी चर्चा का मकसद सिर्फ तारीखें या घटनाओं को रटना नहीं है। एकदम से हमें तो उन घटनाओं के पीछे की रणनीति, उस मनोवैज्ञानिक बिसात को समझना है जिसने इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। मतलब अहिंसा की जिद और शहादत के जज्बे की एक ऐसी कहानी है जो किसी थ्रिलर से कम नहीं लगती। हाँ, और इस दौर की सबसे बड़ी खासियत ही ये थी कि आजादी की लड़ाई एक साथ दो बिल्कुल अलग पटरियों पर दौड़ रही थी। सही कहा। एक तरफ शांतिपूर्ण जन आंदोलन आकार ले रहे थे जो लाखों आम लोगों को, किसानों और महिलाओं को पहली बार घरों से निकालकर सड़कों पर ला रहे थे। और दूसरी तरफ उन युवा क्रांतिकारियों का सशस्त्र विद्रोह था जिनका खून गुलामी की बेड़ियों को देखकर खौलता था। बाहर से देखने पर शायद लगे कि ये दोनों धाराएं एक दूसरे के विरोधी थीं। लेकिन गहराई में उतरे तो समझ आता है कि दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही था, देश की पूर्ण स्वतंत्रता। तो इस सफर की शुरुआत करते हैं 9 जनवरी 1915 से। हाँ, यह एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन था। बिल्कुल। दक्षिण अफ्रीका में अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के बाद महात्मा गांधी हमेशा के लिए भारत लौट आए। और आज भी हम इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। पर जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है ना, वो यह है कि भारत लौटते ही उन्होंने रातों रात कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं किया। हाँ, इसके पीछे दरअसल एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। उनके राजनीतिक गुरु की सलाह। बिल्कुल, गोपाल कृष्ण गोखले जी की। उन्होंने एक बहुत ही सख्त सलाह दी थी कि भारत की राजनीति में कदम रखने से पहले 1 साल तक तुम्हारे कान खुले रहने चाहिए और मुंह बंद। मतलब पहले देश को समझो। एकदम सही। तुम्हें पहले पूरे भारत का भ्रमण करना होगा। इसीलिए गांधी जी ने 3रे दर्जे के रेलवे डिब्बों में बैठकर पूरे देश का सफर किया। और उसी से उन्हें ये जमीनी हकीकत समझ आई कि असली भारत तो उन लाखों गांवों में बसता है जहां गरीबी और अशिक्षा है। हाँ, शहरों के ड्राइंग रूम में नहीं। और उसी भ्रमण का नतीजा थे उनके शुरुआती सत्याग्रह, वो तिकड़ी जिसने भारतीय राजनीति का व्याकरण ही बदल दिया। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। बिल्कुल। अक्सर हम बस इतना पढ़ते हैं कि चंपारण में नील की खेती का विरोध हुआ। पर चलिए जरा गहराई में जाते हैं। 1917 का बिहार का चंपारण, वहां ये तिनकठिया प्रणाली आखिर थी क्या? तो तिनकठिया का मतलब था जमीन के 20 हिस्सों में से
3 हिस्सों पर खेती करना। और वो भी जबरदस्ती। हाँ, अंग्रेज बागान मालिक किसानों को मजबूर करते थे कि वे अपनी सबसे उपजाऊ जमीन के उसी 3/20 हिस्से पर सिर्फ नील उगाएं। जिसे इंडिगो कहते हैं। बिल्कुल। और समस्या ये थी कि नील की जड़ें बहुत गहरी होती थीं। वे मिट्टी की सारी उर्वरता, सारा उपजाऊपन सोख लेती थीं। और मैंने कहीं पढ़ा था कि उसी दौर में जर्मनी में कृत्रिम रंग मतलब सिंथेटिक डाई भी बन गए थे। एकदम सही कह रहे हैं आप, जिससे बाजार में नील की कीमत धड़ाम से गिर गई थी। फिर भी अंग्रेज किसानों से भारी लगान वसूल रहे थे। मतलब किसान कर्ज के जाल में पूरी तरह फंस चुके थे। ये शुद्ध रूप से आर्थिक शोषण था और गांधी जी ने वहां जाकर पहली बार सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस का प्रयोग किया। और ये पूरी तरह सफल रहा। चंपारण ने किसानों के मन से हुकूमत का डर ही निकाल दिया। बिल्कुल। इसके तुरंत बाद 1918 में गुजरात में अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई। पर दिलचस्प बात यह है कि ये मामला अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था। हाँ, ये भारतीय मिल मालिकों और भारतीय मजदूरों के बीच था, प्लेग बोनस को लेकर। और यहीं पर भारतीय इतिहास में पहली बार भूख हड़ताल का इस्तेमाल हुआ, जब मजदूरों का मनोबल टूटने लगा था। हाँ, तो उन्हें एकजुट रखने के लिए और मिल मालिकों पर नैतिक दबाव डालने के लिए गांधी जी खुद अनशन पर बैठ गए। और फिर उसी साल खेड़ा सत्याग्रह भी हुआ, जहां फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार किसानों से लगान वसूल रही थी। वहां कर माफी के लिए पहला असहयोग या नॉन कोऑपरेशन आंदोलन हुआ। तो इन तीनों घटनाओं ने, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा ने, देश को एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि बिना हथियार उठाए भी सत्ता को झुकाया जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाला था। जैसे जैसे ये नई राजनीति जोर पकड़ने लगी, सरकार की घबराहट बढ़ने लगी। और इसी घबराहट में उन्होंने 1919 में एक ऐसा कानून थोप दिया जिसे काला कानून कहा गया, रोलेट एक्ट। हाँ, अगर सरल शब्दों में कहें तो ये नागरिक अधिकारों की दिन दहाड़े हत्या थी। इसका वो नारा ही सब कुछ बयां कर देता है, ना अपील, न वकील, न दलील। तकनीकी रूप से कहें तो इस कानून ने बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस के मौलिक अधिकार को ही खत्म कर दिया था। मतलब सरकार किसी भी व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर जेल में डाल सकती थी। हाँ, बिना अदालत में पेश किए अनिश्चित काल के लिए। ये उस समय उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने का एक बहुत ही क्रूर प्रयास था। और इसी काले कानून के विरोध की आग ने एक ऐसी भयानक त्रासदी को जन्म दिया जिसका जिक्र आते ही आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919, पंजाब के अमृतसर में बैसाखी का दिन। जलियांवाला बाग में हजारों लोग शांतिपूर्ण तरीके से सभा कर रहे थे। बच्चे थे, महिलाएं थीं, बुजुर्ग थे। तली जनरल डायर अपनी फौज के साथ आता है, बाहर निकलने का एकमात्र संकरा रास्ता बंद कर देता है और उस निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा देता है। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये भारत के सीने पर एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक घाव था। उस नरसंहार ने भारत और ब्रिटेन के रिश्तों की बची खुची डोर को हमेशा के लिए तोड़ दिया। ये वो बिंदु था जहां हर भारतीय को समझ आ गया कि ब्रिटिश हुकूमत किस हद तक गिर सकती है। और इसी अमानवीय कृत्य से आहत होकर महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। ये एक साफ संदेश था कि अब हमें तुम्हारा दिया हुआ सम्मान नहीं चाहिए। बिल्कुल। और इसी भयंकर आक्रोश की नींव पर 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसका लक्ष्य बहुत ही महत्वाकांक्षी था, 1 वर्ष में स्वराज। ऐसा लग रहा था मानो पूरा देश नींद से जाग गया हो। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, वकीलों ने अदालतें छोड़ दी, छात्रों ने स्कूल कॉलेज का बहिष्कार कर दिया। और इस आंदोलन का एक और बहुत रणनीतिक पहलू था खिलाफत आंदोलन का इसके साथ जुड़ना। अली बंधुओं के नेतृत्व वाला आंदोलन। हाँ, शौकत अली और मोहम्मद अली। खिलाफत के मुद्दे को असहयोग आंदोलन के साथ मिलाकर भारत में एक अभूतपूर्व हिंदू मुस्लिम एकता कायम की गई। अंग्रेजी हुकूमत के लिए तो ये उनका सबसे बड़ा दुष्स्वप्न रहा होगा। बिल्कुल। जब देश की पूरी आबादी एकजुट होकर राजकोषीय और प्रशासनिक बहिष्कार कर दे तो सत्ता का पहिया तो वहीं रुक जाता है ना। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। लोगों को लगने लगा था कि आजादी बस मिल ही गई है। लेकिन तभी 5 फरवरी 1922 को
चौरी चौरा कांड हो जाता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक गांव, जहां एक शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस बल प्रयोग करती है और उग्र भीड़ पुलिस थाने में आग लगा देती है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मारे जाते हैं। और इसके तुरंत बाद गांधी जी ने अचानक पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को वापस ले लिया। हाँ, मैं यहाँ थोड़ा रुककर एक सवाल उठाना चाहूंगा। ये जब पूरे देश में आजादी की इतनी विशाल लहर थी, तो एक छोटे से गांव की घटना के कारण पूरे आंदोलन को रोक देना, क्या ये उन लाखों युवाओं के साथ नाइंसाफी नहीं थी जो अपना सब कुछ छोड़कर इसमें कूद पड़े थे? ये बहुत ही वाजिब सवाल है और इतिहास में ये आज भी बहस का एक बड़ा मुद्दा है। मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और CR दास जैसे बड़े नेताओं ने भी उस समय यही सवाल उठाया था। तो फिर गांधी जी का तर्क क्या था? उनका तर्क ये था कि अगर आंदोलन हिंसक हो गया तो ब्रिटिश सरकार को अपनी पूरी सैन्य ताकत का इस्तेमाल करके उसे कुचलने का एक वैध बहाना मिल जाएगा। अच्छा, मतलब सरकार तो बस मौके की तलाश में थी। बिल्कुल। एक निहत्थी जनता लंबे समय तक राज्य की सैन्य शक्ति का सामना नहीं कर सकती। उन्हें लगा कि लोग अभी पूरी तरह से अहिंसक सत्याग्रह के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस फैसले ने एक ऐसी राजनीतिक शून्यता, एक पॉलिटिकल वैक्यूम पैदा कर दिया जिसने युवाओं को एक बिल्कुल अलग रास्ते पर धकेल दिया। हाँ, जिन युवाओं का अहिंसा से मोह भंग हो गया था, उन्हें लगा कि शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजों को नहीं भगाया जा सकता। और यहीं से भारत में क्रांतिकारी विचारधारा का एक नया और बहुत शक्तिशाली दौर शुरू होता है। सही कहा। इस शून्यता को भरने के लिए मुख्य रूप से 2 रास्ते निकले। पहला राजनीतिक था। 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई, जिनका तर्क था कि सड़क पर आंदोलन बंद है, तो चलिए चुनाव लड़कर विधान परिषदों के अंदर जाते हैं। हाँ, सिस्टम में घुसकर उनके हर काम में अड़ंगा लगाते हैं। ये तो हुई संसदीय राजनीति की बात। लेकिन जो युवा उग्र हो चुके थे, उनकी कहानी ज्यादा दिलचस्प है। 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की स्थापना हुई, जिसके संस्थापकों में राम प्रसाद बिस्मिल, शचीन्द्र सान्याल और बाद में चंद्रशेखर आजाद जैसे दिग्गज शामिल हुए। इनका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, सशस्त्र क्रांति के माध्यम से इस औपनिवेशिक सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकना। लेकिन किसी भी सशस्त्र क्रांति को चलाने के लिए संगठन और हथियारों की जरूरत होती है, और उन सब के लिए चाहिए था पैसा। और इसी आवश्यकता ने जन्म दिया 9 अगस्त 1925 की उस घटना को जिसे हम काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। लखनऊ के पास काकोरी में 8 डाउन ट्रेन को रोककर क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना लूट लिया। उनका तर्क था कि ये पैसा हमारा ही है, जो लगान के रूप में निछोड़ा गया है। हम बस इसे अपनी आजादी के लिए वापस ले रहे हैं। ये कदम बहुत साहसिक था, लेकिन इसके परिणाम बहुत दर्दनाक निकले। ब्रिटिश हुकूमत पूरी तरह बौखला गई। उन्होंने अपना पूरा खुफिया तंत्र लगा दिया। और भारी मन से हमें उन शूरवीरों को याद करना पड़ता है जिन्हें इसके लिए फांसी दे दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। पर उनकी इस शहादत ने दबने के बजाय देश के युवाओं में आजादी की आग में घी का काम किया। और इसी उबलते हुए माहौल के बीच 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। ये 7 सदस्यों का एक आयोग था जिसे संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करनी थी। पर सबसे बड़ा अपमान ये था कि 7 सदस्य अंग्रेज थे। मतलब मरीज के भविष्य का फैसला हो रहा है और डॉक्टरों के पैनल में मरीज को बोलने तक की इजाजत नहीं है। बिल्कुल यही बात थी। इसी वजह से पूरे देश में काले झंडे दिखाए गए और साइमन गो बैक के नारे गूंजे। लाहौर में इसी विरोध का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे, जहां उन पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया। और लहूलुहान होने के बाद लालाजी के वो शब्द इतिहास में अमर हो गए, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील साबित होगी। और कुछ ही दिनों बाद उनका निधन हो गया। लालाजी की मृत्यु ने पूरे देश को झकझोर दिया। युवा क्रांतिकारियों ने इसे गहरे अपमान की तरह महसूस किया। वे हर हाल में इसका बदला लेना चाहते थे, और सैंडर्स की हत्या उसी का परिणाम थी। इसी बिंदु पर HRA की सोच में एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव आता है। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में गुप्त बैठक हुई और संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA कर दिया गया, जिसके प्रमुख चेहरे थे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। हाँ, यहाँ ये जो सोशलिस्ट या समाजवादी शब्द जुड़ा, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था। अक्सर हम क्रांतिकारियों को सिर्फ बंदूक चलाने वाले युवाओं के रूप में देखते हैं, जो कि एक बहुत ही अधूरी तस्वीर है। वे असल में बहुत बड़े विचारक और पढ़ने लिखने वाले लोग थे। भगत सिंह और उनके साथी कार्ल मार्क्स और लेनिन को गहराई से पढ़ रहे थे।
उनका मानना था कि अगर अंग्रेज भारत से चले भी जाएं, लेकिन सत्ता भारत के कुछ चंद अमीर लोगों के हाथ में आ जाए जो गरीबों का शोषण करें, तो वो सच्ची आज़ादी नहीं होगी। मतलब उनका अंतिम लक्ष्य सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि एक ऐसे भारत का निर्माण था जहां आर्थिक और सामाजिक समानता हो। एकदम सही। और अपनी इसी विचारधारा को जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को एक मास्टर स्ट्रोक चला। सेंट्रल असेंबली बम कांड। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की असेंबली में बम फेंके। लेकिन उन्होंने सिर्फ धमाका करने के लिए कोई भी दिन नहीं चुना था। उस दिन असेंबली में 2 बहुत खतरनाक बिल पेश होने वाले थे, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट और पब्लिक सेफ्टी बिल। ये बिल मजदूरों की हड़ताल करने की ताकत छीनने और सरकार को किसी को भी बिना मुकदमे के जेल में डालने की शक्ति देने के लिए थे। मकसद किसी की जान लेना नहीं था, बल्कि पर्चे फेंककर अपना संदेश देना था। भगत सिंह का वो प्रसिद्ध बयान, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। और सबसे बड़ी बात, बम फेंकने के बाद वे वहां से भागे नहीं, उन्होंने जानबूझकर अपनी गिरफ्तारी दी। ये उनकी रणनीति का हिस्सा था। वे जानते थे कि अदालत के कटघरे का इस्तेमाल करके वे अपनी बात पूरे देश के अखबारों तक पहुंचा सकते हैं। और जेल के अंदर भी उन्होंने राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए 100 दिनों से ज्यादा की लंबी भूख हड़तालें की, जिसमें जतिन दास जैसे युवा शहीद भी हुए। इन बलिदानों ने पूरे देश का वैचारिक तापमान बढ़ा दिया था। और इसी बीच 1929 में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता युवा जवाहरलाल नेहरू ने की। यहीं पर पहली बार डोमिनियन स्टेटस की मांग को पूरी तरह खारिज कर दिया गया। डोमिनियन स्टेटस मतलब जिसमें राजकाज भारतीय चलाते, लेकिन सर्वोच्च सत्ता ब्रिटेन के राजा की ही रहती। हाँ, लाहौर अधिवेशन में तय हुआ कि अब हमें ये आधी अधूरी आजादी नहीं चाहिए। पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर झंडा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाने की शपथ ली गई। इस शपथ ने देशवासियों में एक अभूतपूर्व ऊर्जा भर दी और इस ऊर्जा को दिशा देने के लिए एक बार फिर महात्मा गांधी ने कमान संभाली। 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से दांडी तट तक की 240 मील लंबी ऐतिहासिक यात्रा। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, नमक ही क्यों? उस समय और भी कई बड़े मुद्दे थे। फिर गांधी जी ने एक चुटकी नमक को पूरे साम्राज्य के खिलाफ हथियार कैसे बना दिया? यही तो गांधी जी की राजनीतिक समझ की सबसे बड़ी मिसाल है। नमक एक ऐसी चीज है जो एक करोड़पति के खाने में भी उतनी ही पड़ती है जितनी एक गरीब मजदूर के खाने में। और भारत जैसे गर्म देश में जहां मजदूर दिन भर पसीना बहाता है, उसके शरीर को नमक की सख्त जरूरत होती है। अंग्रेजों ने इस बुनियादी जरूरत पर भी भारी टैक्स लगा रखा था और भारतीयों को अपना खुद का नमक बनाने से रोक दिया था। नमक पर टैक्स ब्रिटिश क्रूरता का सबसे बड़ा प्रतीक था। जब 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून तोड़ा, तो ये सिर्फ एक कानून तोड़ना नहीं था, ये ब्रिटिश सत्ता के नैतिक अधिकार को चुनौती देना था। और इसी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कर दी। पूरे देश में महिलाएं घरों से बाहर आ गईं, छात्रों और किसानों ने कानून तोड़ा। हुकूमत की चूल्हे हिलने लगीं। लेकिन इसी के साथ वर्ष 1931 आते आते ये संग्राम अपने सबसे भावुक बिंदु पर पहुंच गया। एक तरफ सड़कों पर आंदोलन चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ जेलों में बंद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की सजा माफ कराने के लिए पूरे देश से आवाजें उठ रही थीं। लेकिन 23 मार्च 1931 की वो काली रात आ ही गई। उन्हें फांसी दे दी गई। आज हम इस दिन को शहीद दिवस के रूप में याद करते हैं। उनकी शहादत ने पूरे देश को रुला दिया, लेकिन उसी आंसू ने आजादी की चाहत को फौलाद में बदल दिया। और इसी फांसी से कुछ दिन पहले 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसके तहत आंदोलन रोक दिया गया और गांधी जी दूसरे गोल में सम्मेलन में जाने को तैयार हो गए। ये समझौता आज भी एक बहुत बड़ी बहस का विषय है। बहुत से लोग मानते हैं कि गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी टलवाने के लिए पर्याप्त दबाव नहीं डाला। तो सच्चाई क्या है? ये इतिहास का एक जटिल पन्ना है। सच ये है कि बातचीत में गांधी जी ने ये मुद्दा उठाया था, लेकिन वाइसरॉय इरविन किसी भी हाल में सशस्त्र क्रांतिकारियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। और शायद गांधी जी को यह भी लगता था कि एक जन आंदोलन को कुछ समय बाद विराम की जरूरत होती है। बिल्कुल, इसलिए उन्होंने राजनीतिक कैदियों की रिहाई के साथ समझौता करना बेहतर समझा। ये एक ऐसी वैचारिक टकराहट है जिस पर इतिहासकार आज भी एकमत नहीं है। अगर हम इस पूरे सफर को पीछे मुड़कर देखें,
1915 से 1931 तक। तो यह समझना बहुत जरूरी है कि आज़ादी की इस लड़ाई में कई रंग थे। सही कहा। इस गहरी चर्चा के अंत में मैं एक ऐसा विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहता हूं जो अक्सर सोचने पर मजबूर कर देता है। वो क्या? क्या गांधी जी के शांतिपूर्ण आंदोलनों को, उनकी अहिंसक अपीलों को ब्रिटिश सरकार इतनी गंभीरता से लेती अगर पृष्ठभूमि में भगत सिंह, आज़ाद और बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों के सशस्त्र विद्रोह का खौफ अंग्रेजों के मन में न होता? ये बहुत ही शानदार नजरिया है। क्या अहिंसा और सशस्त्र क्रांति की ये दोनों विचारधाराएं सच में एक दूसरे की धुरविरोधी थीं, या अनजाने में ही सही वे एक दूसरे की सबसे बड़ी पूरक बन गई? किसी भी विशाल साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए अक्सर धैर्य और खौफ दोनों की जरूरत होती है। सत्याग्रह ने आम जनता के मन से लाठी खाने का डर निकाल दिया और क्रांतिकारियों ने हुकूमत के मन में खौफ पैदा कर दिया कि अगर शांतिपूर्ण मांगे नहीं मानी तो पूरा देश हिंसक विद्रोह में बदल सकता है। एकदम सही। ये दोनों धाराएं मिलकर ही उस महासागर का निर्माण कर पाईं जिसने अंततः ब्रिटिश साम्राज्य को डुबो दिया। इतिहास को हम सिर्फ सफेद और काले में नहीं बांट सकते, हमें उसके हर रंग, हर रणनीति को समझना होगा। और इस क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा आखिरी प्रहार था जिसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया? चलिए आजादी के उस अंतिम अध्याय को समझते हैं। बिल्कुल। और ये कोई साधारण अध्याय नहीं है। ये पूरा का पूरा सफर ये दिखाता है कि कैसे एक आधुनिक भारत का निर्माण हुआ। हाँ, मतलब हम सिर्फ तारीखों या कुछ नेताओं के नामों की बात नहीं कर रहे हैं। एकदम सही। ये असल में अलग अलग विचारधाराओं, सामाजिक सुधारों और जन आंदोलनों के टकराने और फिर एक साथ आने की कहानी है। तो इसे समझने के लिए सीधा 1942 के उस उथल-पुथल वाले दौर में चलते हैं। ओके। 8 अगस्त 1942 ना? मुंबई का ग्वालियर टैंक मैदान। जी, जहां से भारत छोड़ो आंदोलन की गूंज उठी थी। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। ये जो नारा है ना, भारत छोड़ो या क्विट इंडिया, ये असल में महात्मा गांधी ने नहीं गाड़ा था। हाँ, ये यूसुफ मेहर अली ने दिया था। बाद में गांधी जी ने इसे अपनाया और फिर वो ऐतिहासिक करो या मरो का मंत्र दिया। बिल्कुल। और इस घटनाक्रम में जो पहलू मुझे सबसे ज्यादा सोचने पे मजबूर करता है वो है ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया। हाँ, उन्होंने तो रातों रात ऑपरेशन जीरो आवर चला दिया था। जैसे ही 8 अगस्त को घोषणा हुई, ब्रिटिश हुकूमत ने गांधी जी समेत कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। मतलब उन्हें लगा कि अगर नेताओं को ही पकड़ लिया जाए तो आंदोलन तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। उनका आकलन यही था, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। हाँ, जब कोई बड़ा नेता बाहर नहीं था तो ये आंदोलन अपने आप में एक नेतृत्व विहीन या कहें तो लीडलेस आंदोलन बन गया। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। जनता ने खुद कमान संभाल ली। छात्र हों, किसान हों, मजदूर हों, सब सड़कों पर थे। भूमिगत रेडियो चल रहे थे, समानांतर सरकारें बन रही थीं। ये दिखाता है कि आजादी अब सिर्फ कुछ राजनीतिक कमरों की चर्चा नहीं थी, ये आम इंसान की जिद बन चुकी थी। बिल्कुल। और एक तरफ देश के भीतर ये सब हो रहा था तो दूसरी तरफ सरहदों के बाहर भी आजादी का बिगुल बज चुका था। आजाद हिंद फौज। हाँ, INA, जिसकी स्थापना असल में रास बिहारी बोस ने की थी और बाद में इसका नेतृत्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंपा गया। वो नारे आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और दिल्ली चलो, और जय हिंद भी। हाँ। INA का प्रभाव अगर हम देखें तो सिर्फ उनकी सैन्य लड़ाइयों तक सीमित नहीं था। इसका सबसे बड़ा असर मनोवैज्ञानिक था। वो कैसे? देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य भारत पर राज कैसे कर रहा था? अपनी सेना के दम पर। और सेना में एक बहुत बड़ा हिस्सा तो भारतीय सैनिकों का ही था ना। हाँ, ये तो है। INA के गठन ने उन भारतीय सैनिकों के दिमाग में एक द्वंद्व पैदा कर दिया। उनकी वो जो अटूट वफादारी थी ब्रिटिश क्राउन के प्रति, वो टूट गई। उन्हें लगा कि हमें अपनी मातृभूमि के लिए लड़ना चाहिए। और इसमें INA की महिला ब्रिगेड का जिक्र भी तो बहुत जरूरी है। रानी झांसी रेजिमेंट। बिल्कुल। कैप्टन लक्ष्मी सेगल के नेतृत्व में महिलाओं का सीधे युद्ध के मैदान में उतरना उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी दरार थी उस सामाजिक ढांचे में। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो 1942 का ये जो उबाल था, ये रातों रात तो नहीं आया होगा। बिल्कुल नहीं। इसकी जमीन तो बहुत पहले तैयार हो गई थी। 1857 की क्रांति में। जी, 1857 वो पहली बड़ी दरार थी जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को हिला दिया था। और उसका तात्कालिक कारण हम सब जानते हैं। वो एनफील्ड राइफल्स और चर्बी वाले कारतूस। हाँ, हालांकि वो सैन्य रूप से पूरी तरह सफल नहीं हुई, लेकिन उसने एक बात साफ कर दी,
सिर्फ हथियारों से आप किसी विदेशी ताकत को लंबे समय तक चुनौती नहीं दे सकते। आपको समाज को अंदर से भी मजबूत करना होगा। एकदम सही। सामाजिक और राजनीतिक चेतना चाहिए और यहीं पर समाज सुधारकों की भूमिका आती है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो कहा लोगों में अपने कल्चर के प्रति आत्मसम्मान जगाने के लिए। और ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज बनाकर जातिवाद और छुआछूत पर प्रहार किया। समाज जब तक अंदर से एक नहीं होगा, बाहरी सत्ता से कैसे लड़ेगा? और यही चेतना फिर राजनीतिक रूप लेने लगी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। लेकिन इसमें एक बड़ा अजीब सा तथ्य है। A.O. ह्यूम वाला। हाँ, एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी भारतीयों के लिए एक राजनीतिक मंच क्यों बना रहा था? इसे इतिहासकार सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत कहते हैं। 1857 के बाद अंग्रेज डरे हुए थे। उन्हें लगा कि भारतीयों का गुस्सा प्रेशर कुकर की तरह बढ़ रहा है। तो उससे फटने से रोकने के लिए एक वॉल्व चाहिए था। बिल्कुल, एक ऐसा मंच जहां लोग अपनी भड़ास निकाल सकें, चिट्ठियां और प्रार्थना पत्र दे सकें, ताकि कोई हिंसक क्रांति ना हो। लेकिन ये दांव तो उल्टा पड़ गया उन पर। बहुत भारी पड़ा। कांग्रेस पूरे देश की राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बन गई। और जब अंग्रेजों को ये समझ आया तो उन्होंने अपनी वही पुरानी चाल चली, फूट डालो और राज करो। 1905 का बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा का बहाना दिया, लेकिन असल मकसद हिंदू और मुस्लिम बहुल इलाकों को बांटकर राष्ट्रवाद को कमजोर करना था। पर इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन खड़ा हो गया। हालांकि इससे कांग्रेस के अंदर भी तो दरार आ गई थी ना। हाँ, 1907 का सूरत विभाजन, नरम दल और गरम दल। नरम दल वाले अभी भी संवैधानिक तरीकों में यकीन रखते थे और गरम दल वाले लाल बालपाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। उनका साफ मानना था कि प्रार्थनाओं से आजादी नहीं मिलेगी। तिलक जी का वो नारा बहुत मशहूर हुआ था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसने स्वराज की मांग को आम आदमी तक पहुंचा दिया। और फिर 1915 में एक ऐसा बदलाव आता है जो सब कुछ बदल देता है। 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी, जिसे आज हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जी ने आते ही कोई उग्र आंदोलन नहीं किया। उन्होंने पहले पूरे देश का भ्रमण किया, लेकिन फिर 1919 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी गुंजाइश खत्म कर दी किसी भी समझौते के। 13 अप्रैल का वो जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे निहत्थे लोगों पर जनरल डायर की वो क्रूरता, उस एक घटना ने ब्रिटिश साम्राज्य का असली और खौफनाक चेहरा सबके सामने रख दिया। और इसी गुस्से से असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ। लोग सड़कों पर आ गए, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। लेकिन फिर 1922 में वो चौरी चौरा कांड हो गया, जहां उग्र भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। मुझे हमेशा ये सोचकर हैरानी होती है कि जब आंदोलन चरम पर था और अंग्रेज दबाव में थे, तो एक घटना के कारण सब रोक देना, क्या बाकी नेताओं को इससे झटका नहीं लगा होगा? बहुत बड़ा झटका लगा था। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे युवा नेता भी हैरान थे, लेकिन गांधी जी की दूरदृष्टि अलग थी। उनका तर्क क्या था इसके पीछे? उनका मानना था कि अगर आंदोलन हिंसक हुआ तो अंग्रेजों को बल प्रयोग करने का एक वैध बहाना मिल जाएगा। उनके पास हथियारों की कोई कमी नहीं थी। वो चाहते थे कि लड़ाई नैतिक आधार पर हो। बिल्कुल, ताकि ब्रिटिश सत्ता चाहकर भी गोलियां ना चला सके। वो एक ठहराव था, कोई अंत नहीं। और वो ठहराव टूटा 1930 के दांडी मार्च से। सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक को प्रतीक बनाना बहुत ही असाधारण विचार था। बहुत कुशाग्र रणनीति थी। नमक हर कोई इस्तेमाल करता है, अमीर हो या गरीब। अंग्रेजों ने इस पर एक अधिकार करके भारी टैक्स लगा दिया था। तो नमक ने जाति और धर्म की सीमाएं तोड़कर सबको एक कर दिया। एकदम। और यही जो निरंतर दबाव बनता गया, उसी का नतीजा हमें 1947 में देखने को मिला। 3 जून 1947 माउंट बेटन योजना। यहीं पर एक शब्द बहुत आता है, डोमिनियन। कहा जाता है कि 1947 में भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र डोमिनियन बने। तो अगर हम 15 अगस्त को आजाद हो गए थे, तो इस डोमिनियन का मतलब क्या था? ये एक बहुत जरूरी संवैधानिक बारीकी है। डोमिनियन स्टेटस का मतलब था कि भारत अपना प्रशासन खुद चलाएगा, लेकिन तकनीकी रूप से देश का प्रमुख अभी भी ब्रिटिश क्राउन ही था। अच्छा, मतलब पूरी तरह से संप्रभु नहीं थे हम। क्योंकि हमारे पास तब तक अपना खुद का संविधान नहीं था ना। देश चलाने के लिए एक कानूनी ढांचा तो चाहिए ना। इसलिए जब तक संविधान लागू नहीं हुआ, भारत एक डोमिनियन रहा। और शायद इसीलिए माउंटबेटन आजादी के बाद भी पहले गवर्नर जनरल बने रहे। हाँ, हालांकि बाद में सी राजगोपालाचारी
स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने। जो सत्ता के पूरी तरह भारतीयों के हाथ में आने का प्रतीक था। पर असली काम तो संविधान बनाना था, जो कि 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत शुरू हुआ। और ये कोई आसान काम नहीं था। इतनी भाषाएं, इतने धर्म, अलग अलग संस्कृतियां। और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, जहां डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। लेकिन जब संविधान की बात आती है तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का नाम सबसे ऊपर आता है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में। बिल्कुल। इस पूरे दस्तावेज को तैयार करने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। एक आलोचना अक्सर सुनने को मिलती है कि हमारा संविधान तो बस एक उधार का थैला है, क्योंकि बहुत सी चीजें बाहर से ली गई हैं। ये बहुत ही सतही आलोचना है। संविधान निर्माताओं ने जो किया वो नकल नहीं थी, वो दुनिया के बेहतरीन अनुभवों का एक क्यूरेशन था। मतलब हमने दूसरों की गलतियों से सीखा। एकदम। जैसे ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली, क्योंकि हम उससे परिचित थे। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए, जो नागरिकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। और आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व, ताकि सरकार एक कल्याणकारी राज्य की तरह काम करे, सिर्फ पुलिस स्टेट बन के न रह जाए। और इन सब को भारत की परिस्थितियों के हिसाब से ढाला गया था, आंख बंद करके नहीं अपनाया गया। और इस पूरे संविधान की जो आत्मा है वो है इसकी प्रस्तावना, यानी प्रियम्बल। हम भारत के लोग। ये शब्द बहुत शक्तिशाली हैं। ये बताते हैं कि संप्रभुता किसी राजा या विदेशी क्राउन में नहीं, बल्कि भारत की जनता में है। एक और चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है अनुच्छेद 17, यानी आर्टिकल 17। छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत। इसका इतना महत्व क्यों है? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर और बाकी निर्माताओं के लिए सिर्फ राजनीतिक आजादी काफी नहीं थी। सदियों पुरानी इस अमानवीय प्रथा को खत्म करना एक सभ्य समाज के लिए सबसे जरूरी था। ये सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का दस्तावेज भी है। बिल्कुल। एक तकनीकी अंतर और है। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और उसी दिन अडॉप्ट भी कर लिया गया था, जिसे हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। हाँ, लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। जब सब कुछ 26 नवंबर को ही तैयार था, तो 2 महीने का इंतजार क्यों? इसका कारण बहुत ही ऐतिहासिक है। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। और 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। हाँ, उस ऐतिहासिक दिन और उस लंबे संघर्ष के सम्मान में ही ये तय किया गया कि हमारा गणतंत्र भी 26 जनवरी को ही शुरू होना चाहिए। तो 1857 की उस पहली चिंगारी से लेकर 1950 में संविधान लागू होने तक का ये सफर सच में एक पूरी सभ्यता के पुनर्जन्म की कहानी है। और इसी सफर को देखते हुए मुझे डॉक्टर अंबेडकर की वो चेतावनी याद आती है जो उन्होंने अपने अंतिम भाषण में दी थी। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम अंतर्विरोधों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में तो हमारे पास समानता होगी, एक व्यक्ति एक वोट, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में अब भी गहरी असमानता रहेगी। मतलब सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र काफी नहीं है? बिल्कुल। उनका मानना था कि अगर सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं आई तो ये पूरा लोकतांत्रिक ढांचा ही खतरे में पड़ सकता है। ये बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। सिर्फ एक गणतंत्र होना काफी नहीं है। समानता और न्याय के उस वादे को रोज की जिंदगी में उतारना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसी विचार के साथ मुझे लगता है आज हमें ये चर्चा यहीं रोकनी चाहिए। बिल्कुल, इस उम्मीद के साथ कि हर नागरिक उन मूल्यों को समझेगा और उन्हें जीवित रखेगा।